Assalamu alaikum everyone. So thank you very much everyone for joining. जी थैंक यू खैजर भाई। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू सो मच खैजर भाई। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फराज भाई आप ब्रीफली अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन विल गो टू अमार भाई। श्योर जी बिल्कुल। मैं बेसिकली सरमाया के साथ काम कर रहा हूँ और पिछले 1.5 साल से, और इन कैपेसिटी ऑफ एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उसके साथ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। आई लव टू ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और समटाइम्स क्रिप्टो भी। उसके साथ साथ जो है ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और मेंटरशिप भी चल रही है। सो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रो है जी। हमारा जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जस्ट अ चेक कि आई एम ऑडिबल। यस चलें ज़बरदस्त। सो आई विल गिव यू माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। So by profession, I am a businessman and I have been involved with my family business, which has been running for 50 years, mashallah now. और मैंने इनको ज्वाइन किया था 10 years ago, roughly 10 years ago, 2011 and 2012 में. So basically, we deal in wholesale of Zari products. So Zari products are basically the category in garment accessories, जो कि ब्राइडल कपड़ों के जो मटेरियल वगैरह लगती है ना, तो बेसिकली ये होलसेल का हमारा काम है. So I have been involved in that. And other than that, I invest in stock market, real estate, cryptos के अंदर भी, forex के अंदर भी, gold के अंदर भी, wherever I find value as well. And for the last 1.5 years, I have been working with Sarmaya as an instructor of capital fundamentals of capital market. और अब ऑलमोस्ट जो है इट इज़ नाउ फुल टाइम, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है. बहुत ज़्यादा लोग आर कमिंग टू नो कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली में क्या क्या ऑप्शंस भी हमारे पास होती हैं. सो एंड अदर देन दिस, माय विजन इज बेसिकली टू मेक पाकिस्तान द नेक्स्ट सिंगापुर, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर जिंदगी इंसान की छोटी है तो ख्वाब बड़े क्यों नहीं होने चाहिए. सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज के सेशन का कि नॉर्मली हमने स्पेस स्टार्ट की थी टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, और उसके लिए हम कोशिश करते थे कि कोई भी एक्सपर्ट लेके आएँ जो डिफरेंट सेक्टर्स पे बात करें, ताकि हम बजाय लोगों से पूछने का स्टॉक्स के बारे में, गुरुज़ की हेल्प का या प्रीमियम ग्रुप जॉइन करने का, क्यों ना हम थारोली एक सेक्टर को हर हफ्ते डिस्कस करें, लिस्टेड कंपनीज को डिस्कस करें, ताकि लोग खुद डिसाइड कर सकें कि उनके लिए क्या बेहतर है. जब जो सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ लगती है जो कि सही नहीं है, वो ये है कि जब भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसको एक सिमिलर आंसर दे देते हैं सारे, विदाउट नोइंग कि उस बंदे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, करना क्या चाहता है, वो कौन है. तो हर एक की नीड्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती है. वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक, एंड आवर जो भी सिचुएशन है, ज़रूरतें हैं, वो डिफरेंट होती हैं. तो हर कोई एक एक ही मुफ्त का मशवरा मिल जाता है. तो काफ़ी जो हमारे सेक्टर्स पे डिस्कशन हुई हैं वो बहुत अच्छी उसकी पार्टिसिपेशन भी रही है, एनकरेजमेंट भी मिली है. उसको सरमाया ने अपलोड भी किया है रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे और अपने एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, ताकि वो आर्काइव हो जाएँ और जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो जाके उनको सुन सकें एट देयर ओन कन्वीनिएंट टाइम. नॉर्मली मैंने एक टिप भी दी थी कि यूजुअली जब मैं ऑफ़िस के लिए कम्यूट करता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम मैं नॉर्मली पॉडकास्ट या यूट्यूब की ऑडियो वगैरह सुन लेता हूँ. तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था और उसके बाद सेक्टर तो हम रिव्यू कर रहे हैं. लास्ट वीक हमने फर्टिलाइज़र पे बात की थी, उससे पहले बैंकिंग पे, अगले हफ्ते हम परहैप्स टेक्सटाइल को रिव्यू करेंगे. लेकिन साथ में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि एक ओपन सेशन होना चाहिए जहां हम खुल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी अपने-अपने बर्निंग क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस कर सकें. और कुछ साथ सजेशंस ये भी थी, सरमाया का एक कम्युनिटी पेज है फेसबुक पे,
5-6 हज़ार लोग हैं वहाँ पे, वो काफ़ी डिस्कशन करते रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे कि लेट्स टॉक अबाउट द फेलियर्स। सारे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो क्यों ना हम फेलियर्स पे बात करें? बिकॉज़ सक्सेसफुल होना एक एस्पायरेशन है, दैट्स ऑब्जेक्टिव गोल जहाँ हम जाना चाहते हैं। बट आई थिंक जब हम फेलियर्स पे डिस्कशन करेंगे या बात करेंगे, वी कैन रिलेट ईच अदर, दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। तो इसलिए ये सेशन रखा है हमने ओपन, इस पे हम फेलियर्स पे भी बात करेंगे, हाउ वी कैन ओवरकम दोज फेलियर्स। उसके बाद फराज भाई जो हैं ये मेरे भी टीचर हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस, और अमार भाई टीचर हैं ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम इनसे भी क्वेश्चन करेंगे। प्लीज फील फ्री टू क्लिक ऑन द माइक, लेफ्ट साइड में नीचे है, एंड देन रेज योर हैंड, और अपना क्वेश्चन अगर आपका टेक्निकल्स के बारे में है तो फराज भाई से पूछेंगे, अगर फंडामेंटल्स के बारे में है तो फिर अमार भाई से पूछेंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आई एम सॉरी फॉर अ लिटिल बिट लेंथी बैकग्राउंड। फराज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन हमने किया था, आई थिंक दैट हैड अ हाईएस्ट पार्टिसिपेशन। मेरा ख्याल है सेकंड जो स्पेस की थी वो आपके साथ ही की थी। तो यू हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू ऑफ योर फेलियर्स, और आपने उनको आउटकम कैसे किया। लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। जी खिजर भाई, देखिए फेलियर्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जब आते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको पता नहीं होता, आप सुनी सुनाई बातों पे बात कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, किसी ने आपको कह दिया कि ये चीज बढ़ने वाली है, आप बगैर किसी रिसर्च किए आप गए, आपने जाके बाय कर लिया। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था जब बैक इन 2014 और 15। सो मार्केट जो थी बुल रन में थी, मैं PSX की बात कर रहा हूँ और हुआ क्या कि जब वो वहां से नीचे आना शुरू हुई, लेवरेज थी, अगेन रिसर्च नहीं थी, कुछ पता नहीं था, सो नीचे आते गए और अकाउंट्स जो हैं वो वॉश हो गए। यहाँ से इसको दोबारा ओवरकम कैसे किया और किस तरह से बहुत मेहनत की, जीरो हो गए थे, कर्जों में डूब गए थे, बुरा हाल था। ठीक है, मतलब ये मैं काफी दफा कह भी चुका हूँ कि सुसाइडल थॉट्स भी आई थी। वहां से क्या किया, सिर्फ मेहनत की है, सिर्फ मेहनत की है, और बुक्स पढ़ी, रिसर्च की। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर था, तो मुझे कुछ एल्गोस का और इन चीज़ों का आइडिया था, तो मैं बैठ के प्रोग्रामिंग करना शुरू हो गया कि मैं कोई सिस्टमैटिक ऑटोमेटेड जो है ना बॉट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकूं। तो वहां से ये सब कुछ करने के लिए पीछे बहुत शदीद मेहनत थी, और जब मेहनत हुई उसके बाद फिर एकदम ही अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और बहुत छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट से, एक बहुत छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट जीता, और वो $20,000 का था। फिर वहां से अल्लाह का शुक्र है कभी मुड़ के नहीं देखा। सो मेरे फेलियर, जो मेरी गलती थी वो ये थी कि बगैर पढ़े सोचे समझे ऐसे ही जाके पैसा लगा दिया। और जब गलतियां सीखी, समझ आई, बुक्स पढ़ी, रिसर्च की, फिर जाके पता चला कि यार नहीं, ऐसे काम नहीं होता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि हम इंजीनियरिंग करते हैं, 16 साल की मेहनत लगती है, डॉक्टर बनते हैं अगेन 16-18 साल की, फिर फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, और फिर जाके कुछ पैसा बनाना शुरू करते हैं, सैलरी मिलना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पे हम एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट पे आ जाते हैं कि यार ये चीज बढ़ने वाली है और मैं इसको खरीद लूं और ये मैं अमीर हो जाऊंगा, अब रातों रात मुझे अमीर होना है। तो ऐसे कोई शॉर्टकट्स नहीं होते पैसा कमाने के। फ्लूक जरूर लग सकते हैं, तुक्के लग सकते हैं, लेकिन वो तुक्के पे भी आप इन द एंड लूज ही करके जाते हैं मार्केट से। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है राइट नाउ पाकिस्तान में। अगर मैं PSX को फिलहाल इतने लोग नहीं जानते होंगे जितना अभी बूम और हाइप क्रिप्टो का चल रहा था। हमारे जितने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिप्टो 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 चिल्ला रहे थे, अगेन सबने यही गलती की, ब्लाइंडली उनकी कॉल्स पे बगैर रिसर्च किए फॉलो किया। इस टाइम जिसके $10,000 थे वो सिर्फ 400-500 पे रह गए हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम जो लूना क्रैश हुआ था, हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, काफी ज्यादा सुसाइड्स रिपोर्ट हुई थी। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होती है यहाँ पे। जी थैंक यू फराज भाई। अमार भाई, ओवर टू यू। ओके खिजर भाई, आई विल रिक्वेस्ट कि मैं थोड़ा सा टाइम इस पे ज्यादा लेना चाहूंगा,
क्योंकि Sure. आई थिंक कि मेरा जो फंडामेंटल्स की जर्नी भी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के साथ, और मेरी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ रिलेट भी कर पाएगी. सो आई आई रिक्वेस्ट कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे ले लूँ. सो सो बेसिकली आई एम ऑडिबल ना? Sure, sure. Please जी go जी. ahead. तो आपने एक सेइंग सुनी होगी, नो पेन नो गेन. सो कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो फेलियर्स काफ़ी हद तक आपके रास्ते में आते हैं. तो जब फेलियर्स आते हैं, आई थिंक दीज आर द बेस्ट लर्निंग स्टेजेस ऑफ योर लाइफ. जितना आप फेलियर से गुजरते हैं, आप उतनी ही गलतियां कम करते हैं. तो मेरे हिसाब से जो फेलियर्स हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी बिल्डिंग और आपकी जो सक्सेस ऑफ लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल देती हैं. ठीक है. सो मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी ये बताना चाहूँगा. दिस इज माय फैमिली. जो बिजनेस था मेरा, उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे लॉस हुआ था, एंड देन ऑलमोस्ट डाउन टू जीरो. सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरीके से भी बताता हूँ कि माय यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, वो बेसिकली व्हेन ही केम फ्रॉम इंडिया, तो एक वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे. और बैक इन 50s एंड 60s 500 से 1000 बंदा उनके अंडर काम करता था. उस टाइम पे भी जो जर्मनी से एंड जापान से इंजीनियर्स आया करते थे टू चेक के पाकिस्तान के अंदर कैसे काम होता है, और वो हमारी इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा आके चेक करते थे. सो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम रहा है. और बोथ माय पेरेंट्स आर फर्स्ट कजन्स, तो दोनों की बहुत जबरदस्त एक कंफर्टेबल कह लें लग्जूरियस लाइफ वगैरह माशाल्लाह अच्छी गई भी है. लेकिन जैसे ही ऊपर लाइफ जाती है तो डाउन टर्न्स भी आते हैं. तो मैं आई टेक यू डायरेक्टली टू 2007 2008 का पीरियड, जब आई वाज इन ओ लेवल्स. तो मेरे फैमिली का एक डाउन टर्न चल रहा था उस टाइम बिजनेस के अंदर. तो माय मदर एक्चुअली केम टू माय स्कूल, और उन्होंने प्लान किया हुआ था कि इसको जो है ना, अमार को बेसिकली अब आगे मजीद नहीं बढ़ाना, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड हिज फीस. तो मैंने ओ लेवल से ए लेवल्स आना था. लेकिन हुआ ये था कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए थे और मुझे 75% स्कॉलरशिप मिल गई थी. देन माय पेरेंट्स इमोशनली डिसाइडेड कि हाँ यार, ये अगर खुद से अपने लिए कमा रहा है तो फिर ये आगे कुछ कर सकेगा. तो खैर मैंने वो ए लेवल्स किया. देन आई मूव्ड ऑन टू लम्स, और 4 साल फिर मैंने लम्स में गुजारे थे. लम्स के बाद जो है मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था. अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड माय फादर एक्चुअली टुक अ बिग रिस्क. और 2007 के अंदर काफी कम पैसे रह गए थे उनके पास. तो ही सेड कि मैंने सिर्फ 50,000 रुपए से दोबारा से एक रिस्क लिया था. तो ही वेंट टू इंडिया, और वहां पे जाके जो जरी प्रोडक्ट्स हमारा बिजनेस है, वहां पे जाके कुछ आइटम्स वगैरह चेक करके ही केम टू पाकिस्तान बैक. और आके उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की. 4-5 साल इतना जबरदस्त काम रहा था कि बाय द टाइम आई ज्वाइंड माय फैमिली बिजनेस, तो हमारा जो मंथली टर्नओवर था वो 1 करोड़ भी प्लस हो चुका हुआ था. तो 4 साल पहले 50,000 थे, और 4 साल के अंदर हमें 1 करोड़ प्लस टच कर चुके हुए थे. तो फॉर ऑल दोस पीपल, वो जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. सो ये इस तरीके से भी हो सकता है, जो हमने भी किया था, कि हमारी एक तो 50 साल की ब्रांड वैल्यू थी, एंड वी हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन. हमने सिंपली कुछ इन्वेस्टर्स को कहा कि देखें, यह हमारा आइडिया है, इफ यू थिंक के ये आइडिया गुड है, यू कैन इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और हमारा जो है वो बिजनेस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल गया. बाय द टाइम आई जॉइंड इन, हमने 1 साल के अंदर इतना माशाल्लाह कमा लिया था कि 1 साल के अंदर वी मेड अनदर ब्रांच, और जो कि हमने अपने बिजनेस की अर्निंग से ही बनाई थी. ठीक है. और 2-3 साल के बाद जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी घर की, तो जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे भी लगे थे घर के, पूरे 1 कनाल घर के, वो भी सारी अर्निंग्स जो थी वो काम से आई हुई थी. सो जैसे कि अगर आपके पास अच्छा पीरियड गुजर रहा होता है तो फिर बुरा पीरियड भी आता है. हम मोनोपली में थे उस टाइम पे, और मोनोपली से कंपटीशन में हमने एंटर होना था. अब कंपटीशन होता है तो आपको पता है कि मार्जिन वगैरह जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, एंड यू हैव टू फेस सम लॉसेस भी आ सकते हैं. और हुआ ये कि 2015-16 में हम इंडिया से कोई एक आइटम मंगवाते थे, जो कि फिर मार्केट में भी सारे लोग मंगवाने शुरू हो गए. 2000 रुपीज की थी, वो गिरती गिरती 1800, 1600, 1400, यानी कि वहां पे भी कंपटीशन शुरू हो गया, यहाँ पे भी हो गया. गिरते गिरते इट वेंट केम अप टू 600 रुपीज. तो हमारे पास भी और मार्केट के अंदर भी कई इन्वेंट्री महंगे रेटों में पड़ी हुई थी. तो हमने कहा ये पता नहीं क्या मसला हो रहा है. तो मी एंड डैड डिसाइडेड कि यार अब आगे कुछ नहीं मंगवाना, समझ ही नहीं आ रहा है कि बिजनेस क्या चल रहा है. ठीक है. तो हमने आगे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी. अब ये हुआ कि
2 साल के बाद हमने तो इन्वेंट्री मंगवाना छोड़ दी। 2 साल के बाद जो हमारे मार्केट में लोग थे वो बैंकरप्ट होना शुरू हो गए, और या लोगों के पैसे लेके भाग गए, या कुछ बिजनेस ही बंद हो गया ना, उनसे काम ही नहीं हुआ। तो मुझे भी समझ नहीं आई यार ये क्या हुआ। हमने तो चले रोक दिया था, हमने किसी और प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर लिया था, लेकिन दिस हैपेंड इन द मार्केट। अच्छा, मैंने सर्वे किया तो सर्वे से मुझे ये पता लगा कि इंडिया के अंदर वी क्रिएटेड सो मच डिमांड। अच्छा, इसमें इससे पहले ना जब 600 रुपए की आइटम आई थी ना, तो मैंने मार्केट, अपने लोकल मार्केट में जाके पता करवाया कि ये मुझे प्रोडक्ट यहाँ से बनवानी है। तो दे टोल्ड मी कि ये 1000 की कॉस्ट करेगी, ठीक है, और मुझे 600 में आ रही थी इंडिया से। मैंने कहा यार मैं तो नहीं बनवाता, ये तो काम कुछ गलत चल रहा है। तो इंडिया में सीन ये हो रहा था कि हमने, पाकिस्तानी मार्केट ने इतनी डिमांड वहां पे क्रिएट कर दी थी कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री थी इंडिया की, उनके एम्प्लॉयज ने न्यू फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी थी। सो बाय द टाइम 6 मंथ्स यहाँ पे हमारा जो है वो इंडियन आइटम्स का सीजन होता था, 6 मंथ्स लोकल आइटम्स का। तो हम 6 मंथ्स तो इंडिया से बहुत ज्यादा चीजें मंगवाते थे। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होते थे वो हम इतना नहीं मंगवाते थे। तो वो इंडियंस के जो न्यू प्लेयर्स थे वो समझते थे कि यार ये 6 मंथ्स तो बड़ा जबरदस्त काम है, इन्वेंट्री बेची जाएंगे, और ऑफ सीजन में वो और ज्यादा बना लेते थे। तो जब इन्होंने 2-3 साल बहुत ज्यादा इस तरह काम किया, तो हमारे यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये फैशन बिजनेस है, तो फैशन चेंज हो गया। लॉन्ग, जो लेडीज हैं, इफ एनीवन इन द ऑडियंस इज लिसनिंग, तो उनको पता होगा 2016-17 में ना लॉन्ग शर्ट से शॉर्ट शर्ट्स आने शुरू हो गई थी, तो वो डिमांड ही खत्म हो गई उस प्रोडक्ट की। तो मार्केट स्टार्टेड टू क्रैश। क्रैश इंडिया में भी क्रैश हो गई और हमारे यहाँ पे भी क्रैश हो गई। और 2 साल हमें याद है कि हमने इन्वेंट्री तो मंगवाना छोड़ दी थी, लेकिन हमने पेमेंट्स फिर भी करनी थी, एंड वी डिलेड द पेमेंट्स लाइक 2 years। लेकिन हमने सारी पेमेंट्स एट दी एंड उतार दी थी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आया था। और वो जो प्रॉब्लम आया था, दैट वाज वेरी वेरी very very down for us. I remember कि मेरे my father came up to me and he said कि यार बेटा घर का खर्चा नहीं निकल रहा। सो आप खुद सोचें कि उस टाइम पे, खैर उस टाइम पे हम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। एसेट, वी आर एसेट रिच, मतलब एसेट रिच तो है, मतलब बैक एंड फैमिली से एसेट रिच है, लेकिन कैश क्रंच इतना बुरा आ चुका हुआ था कि ये थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो आई जस्ट आस्क्ड माय फादर के, या आई जस्ट टोल्ड हिम कि पापा कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लेता हूँ, मतलब मैं कुछ कर लूंगा। सो खैर वो हमारा प्लान तो ये था कि घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ऊपर वाला पोर्शन एक आध हम रेंट आउट कर लेंगे, तो चलो किचन मनी वगैरह इस तरह की चीजें आ जाएगी। खैर हुआ ये कि अल्लाह मियाँ की तरफ से आजमाइश भी होती है। विद इन 7 to 10 days ऑफ हिम सेइंग दिस, हमें एक और शॉप जो थी, जो मेन मार्केट के अंदर थी, वो रेंट पे में मिल गई। तो वी एक्चुअली सस्टेन अ लिटिल बिट, ठीक है। तो हमारा काम इस तरीके से चल गया। अच्छा, अब लर्निंग 2-3 फैक्टर्स इस चीज में मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया। अच्छा, एक और चीज हुई थी, मैंने आई वेंट अप टू माय ओल्ड, वहां पे मार्केट में जितने भी लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जो पुराने काम करने वाले 30-40 साल से वो बैंकरप्ट नहीं हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपने क्या सीन किया था इसमें कि आप बच गए हो, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। एंड दे टोल्ड मी कि हम ये नोट कर रहे हैं पिछले 30-40 साल से कि 8 साल का साइकिल आता है, और फिर 2 साल इसी काम के अंदर इतना डाउन टर्न आता है कि आप बहुत ज्यादा कहते हो कि यार इस काम से बुरा कोई काम ही नहीं है, और जब काम अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा लोग इसमें आते हैं। तो व्हाट दे टोल्ड मी कि जब 8 साल में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो यू शुड टेक योर मनी आउट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स, ताकि जब डाउन टर्न आए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सो ये एक मेरी लर्निंग उस टाइम पे जेन में रह चुकी हुई थी। अच्छा, अब 2-3 इसमें लर्निंग चीजें और भी हैं फॉर ऑल द ऑडियंस जो ये सुन रहे हैं, एंड दैट इज, जिस टाइम पे ये हमारा पीक हुआ था ना 2007 से 2011, तो उस टाइम अगर आप देखें पाकिस्तान मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग चल रही थी 10 से 12 घंटे, बिल्कुल भी लाइट नहीं आती थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था। वो क्यों इतना तेज चल रहा था? इट वॉज बिकॉज कि मैंने इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ की थी। उस टाइम जो है वो एक बहुत अच्छा स्टेप था टूवर्ड्स बिजनेस डूइंग समथिंग, चेंज योर बिजनेस, और उस साइड पे जाएं जहां पे ग्रोथ हो। नंबर 1 एक ये लर्निंग थी मेरी। नंबर 2 ये थी कि जब हमारा डाउन टर्न चल रहा था, तो मैंने बिजनेस एनालिसिस नहीं किया अपनी कंपनी का। यानी कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इंडिया जाके ये देखना चाहिए था कि भाई एक आइटम जो है, जो मैं ले रहा हूँ, वो कॉस्ट क्या करती है।
जब मुझे ये पता होता तो मुझे ये जो लॉसेस मुझे हुए थे 2 साल मुझे पेमेंट्स देनी पड़ी थी, शायद मैं पहले से ही कुछ फैसला कर लेता और मैं इस लॉस से भी बच जाता। अच्छा, अब यही दो लर्निंग्स मैंने सोच के, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स भी साथ साथ करता रहता था, तो मैंने यही सोचा कि यार ये तो पाकिस्तान मार्केट या दुनिया की स्टॉक मार्केट जितनी भी है, ये सारी कंपनीज को यही प्रॉब्लम आती होगी और यही साइकिल जो है वहां पे भी चलते होंगे। तो व्हाई नॉट, जिस तरीके से मैंने अपने बिजनेस में ये फैसला लिया था राइट टाइम पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसी तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में भी मुझे ऐसी कंपनीज मिल सकती हैं या स्टॉक मार्केट में भी ऐसी कंपनीज मिल सकती हैं। अगर मैं राइट टाइम पे राइट स्टॉक उठा लूं तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये, मैं ये देखता था कि यार ये मैं सोल एक ही बिजनेस के ऊपर रिलाय कर रहा था अपनी अर्निंग्स के लिए, वाई नॉट एक और बिजनेस कर लेता। लेकिन अगर मैं बिजनेस करता तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ना था। तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं, ये पहले ही प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, तो क्यों ना उनके हिस्सेदारी ले ली जाए, यानी कि उनके शेयर्स खरीदे तो आप हिस्सा बन जाते हो ना, उनका ओनरशिप बन जाती है, तो आप उनके शेयर्स खरीदें और उनमें जब प्रॉफिट हो तो वो आपको भी देंगे, डिविडेंड्स भी देंगे और प्राइस भी बढ़ेगी। तो यही चीज अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू अर्न, गिवन के आपको ये पता हो कि कौन सी कंपनी में किस टाइम पे जाना है। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सारी, ठीक है, पिछले 3-4 सालों से। सिस्टम्स लिमिटेड, एवेंसियन ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस सेक्टर हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज थी पिछले 3-4 साल से, तो उनको तो फायदा ही फायदा था। मैं आईटी कंपनी खड़ी करने के बजाय इन्हीं में पैसे लगाता, तो मैं तो 7 गुना या 8 गुना तो 2-3 साल में पैसे बना लेता। सो these were basic my learnings, जो मेरे फेलियर्स भी हुए थे, which were very very at one time very depressing। हाँ, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आई थी जब 2-3 दफा मेरी कभी फैमिली से छोटी मोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है ना, जब आप वो फ्यूरियस से होते हो और टेंशन चल रही होती है, तो ये आती हैं थॉट्स। लेकिन यू हैव टू बी वेरी पावरफुल, यू हैव टू गेट अलोंग, आपको चलना चाहिए, आप यंग हैं, तो जितना यंग होकर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आप उतना ही फायदे में रहेंगे। सो ये मेरी एक आई थिंक फेलियर्स की। थैंक यू अमार भाई। यहाँ पे मैं भी ऐड कर देता थोड़ी सी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड ज्वाइन करते हैं उनको तो पता है मेरा बैकग्राउंड। मैं बेसिकली जॉब करता हूँ दुबई में, और ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इज़ माय पार्ट टाइम हॉबी आई वुड से। मैं एचआर का बंदा हूँ, विच आई रियली लव। और जब रोशन डिजिटल की वजह से मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, तो देन आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्रोफेशन मोर एंड मोर एवरी डे। और उसके बाद जब ट्रेनिंग्स अटेंड की फराज भाई की, अमार भाई की और लाइक भाई से गपशप लगानी शुरू कर की, और इसमें और डीप चलते गए इस प्रोफेशन में। आई कंसीडर इट अ फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडिंग। अच्छा, मैं दोनों काम करता हूँ, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। 2 पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं मैंने। एक रोशन डिजिटल में है, जो कि मैं मनी वापस भी लेके आ सकता हूँ दुबई जब ज़रूरत होगी, तो दैट्स माय होल्डिंग। तो मैंने होल्डिंग भी स्टार्ट की, पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। आई वाज़ इंस्पायर्ड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स कि वो किस तरह काम करते हैं, जिस तरह फराज भाई पता नहीं बिलियंस के मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, साथ में ट्रेडिंग भी की। तो मैंने जो लर्न किया ये 2 साल में, वो ये था कि इन द बिगिनिंग मैंने काफ़ी सारे हाईलाइट किए सेक्टर्स। हर सेक्टर से मैंने अपने हिसाब से एक अच्छी कंपनी पिक की ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, और सब में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 15 कंपनी थी जिनमें मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया कि आगे वाले दिनों में सेक्टर किस तरह परफ़ॉर्म करेगा। तो अभी जो मैंने लर्न किया, कंक्लूज़न मेरा उसमें ये है कि दैट वाज़ रॉन्ग। एक तो मुझे 15 कंपनीज़ नहीं रखनी चाहिए, दैट आर टू मैनी। नंबर 2, मुझे ये मैंने लर्न किया कि आई हैव टू लुक फॉर लाइक आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर चलेंगे, उनमें रहना चाहिए। अब मैं सरमाया कम्युनिटी पे देखता हूँ, बहुत सारे लोग एडवाइस कर ले होते हैं, सर ले लें, चले नाम नहीं लेता, फार्मा ले लें, टेक्सटाइल ले लें और ये ले लें, वो ले लें। बट मैंने लर्न किया काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ कि
आई हैव टू सी कि कौन से सेक्टर चलेंगे आगे वाले दिनों में, और उनमें फिर कंपनीज जो हैं आने वाले दिनों में अच्छा कौन सा परफॉर्म करेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा जो पोर्टफोलियो था वो काफ़ी ड्रॉ डाउन आया, फिर मैंने एग्जिट भी किया, और मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होल्डिंग दोनों में मेरे ख्याल है कोई 1.5 मिलियन लूज़ भी किया। बट जो फिर मैंने पोर्टफोलियो अभी बिल्ड किया है उसमें सिर्फ 5 कंपनीज़ हैं, और वो ऐसी कंपनीज़ पिक की हमने जो सेक्टर की डिस्कशन करते हैं वीकली, उन डिस्कशन की बेस पे जो कंपनीज़ चलेंगी, सेक्टर चलेंगे, उनमें होल्डिंग स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी, चाहे मार्केट बुरी है, जैसी भी है, मेरे सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं, और मुझे रोज़ देख के खुशी होती है जब अकाउंट जो है ना 1-2% बढ़ रहा होता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड अबाउट इन्वेस्टिंग, कि आप उसमें एक तो किसी भी स्टॉक का ट्रेंड देख लें, और आप आगे उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखें कि ये चलेगा, सेक्टर नहीं चलेगा। अब फार्मा चल ही नहीं रहा, तो उसमें क्यों एक कंपनी में आप बैठे रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये मेरी एडवाइस भी है कि आप बजाय कि आपको जो कंपनीज अच्छी लगती हैं उनमें बैठ जाएं, बैठ बैठ के लूज करते जाएं पैसे, फिर मेरी तरह आप जब मिलियंस में लॉस आ जाए तो फिर एग्जिट करें। उससे बेटर है आप देखें, लर्निंग करें कि भई अभी फ्लड आ गया है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, फिर भी कौन-सी चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। अच्छा, दूसरा जो ट्रेडिंग साइड पे भी मैंने काफ़ी पैसे लूज़ किए, उसमें मैं जो गलती करता था वो ये थी कि सिंपल डाउ थ्योरी नहीं देखता था कि ट्रेंड क्या है, स्टॉक एक नीचे की तरफ जा रहा है और हम उसको हर स्पॉट पे बाय कर रहे हैं, हर अच्छी कैंडल पे बाय कर रहे हैं, दैट वाज़ अ मिस्टेक। डाउ थ्योरी फॉलो करनी चाहिए। दूसरा ये था कि किसी भी स्पोर्ट पे बाउंस का इंतज़ार नहीं किया। कहीं भी अच्छी वो स्पोर्ट पे आके लगा, बाय कर लिया कि दिस इज़ अ स्पोर्ट, लेकिन वो काम नहीं करती जब तक वहाँ से बाउंस ना आए। फिर आपने अच्छी स्पोर्ट पे भी कोई चीज़ ले ली, लेकिन उसके साथ ये मैंने पहले नहीं देखता था, अब तो मैं बहुत देखता हूँ कि अ, उस स्टॉक की, उस सेक्टर की न्यूज़ क्या है, सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। अगर आप किसी स्पॉट पे आके कोई स्टॉक बाय कर लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, और उसके साथ आपको पता है कि इसमें कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आने वाली है, फंडामेंटल्स चेंज होंगे। बहुत सारे टाइम जो हैं टेक्निकल एनालिस्ट बड़ा प्राउडली कहते हैं कि न्यूज़ माय फुट, बट वो आपको क्विक गेन दे देती है। सेंटिमेंट्स न्यूज़ को अगर कंबाइन करके एक अच्छी स्पॉट पे ले लें, यू विल हैव वेरी लो रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल फ्रॉम देयर। ये मेरा एक लिटिल बिट एक्सपीरियंस था दैट आई थॉट टू शेयर। अब हम ऑडियंस के पास चलते हैं वन बाय वन। प्लीज रेज योर हैंड। आई सी अ लॉट ऑफ स्पीकर्स, बट हाथ सिर्फ समर ने रेज किया हुआ है। समर, प्लीज गो अहेड। हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और आ, थोड़ा सा बस क्विकली मैं अपने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मेरा है मैं भी शेयर कर सकता हूँ। इतना वो खास नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग जो मैंने की थी ना, वो की थी समझ लें पेपर ट्रेडिंग से। मैं रिसर्च जाज़्यादा करता था, एंड एक्चुअल मनी मैंने इन्वेस्ट नहीं की थी कभी। एंड मैं करता कहा था म्यूचुअल फंड में, और वहां से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करता था। लाइक जब मैं देता कि हाँ इंडेक्स जो है वो हमारा अपर मूव दिखा सकता है, देन मैं जो है म्यूचुअल फंड में एंट्री ले लिया करता था एंड एग्जिट ले लिया करता था। अमाउंट ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन एक खुशी होती थी कि हाँ मैं जो हूँ सही जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा कह सकते हैं आपके एक्सपीरियंस है इस मामले में। और भी थोड़ा सा है, लाइक मैं थोड़ा सा लेमन टर्म में ज़्यादा देखता हूँ किसी भी बिजनेस को, और मेरे ख्याल से अमार भाई ज़्यादा अच्छा इसको गैस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि कंपनी कौन सी कंपनी सेक्टर में अच्छी सेलिंग करती है, मतलब जिसकी सेल ज़्यादा होगी एंड जिसकी कॉस्ट कम होगी। मतलब सेलिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए एंड सेलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। आप उस कंपनी को पिक करें एंड देन उसकी मजीद चीज़ें आप देखें, मतलब उसका चार्ट देखें आप, उसका जी मतलब उसकी मजीद चीज़ें देखें, लाइक उसका रिटर्न ऑन एसेट कैसा है या उसकी करंट रेशो कैसा है। तो बड़ा लेमैन टर्म में मैं देखता हूँ, एंड उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है आज तक। और मतलब कोई ख़ास बहुत कोई तूफ़ानी फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि जितनी मार्केट मेरी गिरी है उतना मुझे एक्चुअल मनी, मतलब ये थोड़ी सी स्टोरी है मेरी, ये एक्चुअल मनी से भी है, तो उसमें इतना नहीं गिरा है। और सर, थोड़े अर्से के लिए मैं जरा खिजर भाई के पार्ट भी था,
ग्रुप का, तो ये भी थोड़ा सा मतलब मेरी टेक्निक थोड़ी सी इनसे मैच करती थी पहले, मैंने चेंज कर दी है। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा ये है मतलब अमार भाई से, कि अगर हम मतलब एक ये समझ लें कि किसी के पास नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ एक फिपिलिपि का डेटा देखता है, मतलब एक फिपिलिपि देखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है कि किधर सेक्टर में रोटेशन आ रही है, एंड देन उस सेक्टर की एक बेस्ट कंपनी में अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो ये अप्रोच उनके लिहाज में कैसी रहेगी? थैंक यू। अच्छा, ये देखें कि पहले तो आप ये रियलाइज करें, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, और एक होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो बाहर के मुल्कों में तो सेंटिमेंटल एनालिसिस पे भी बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादातर तो टेक्निकल चल रहा है, फंडामेंटल्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, सिवाय द रिच पीपल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो रिच भी इसी वजह से हैं कि वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करते हैं, एंड दे मेक टन्स ऑफ मनी, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो से भी नजर आता है, उनकी कंपनीज के प्रॉफिट से भी नजर आता है। जो आप बात कर रहे हो ना फिपी लीपी की, दैट इज बेसिकली सेंटिमेंटल एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा जाता है। अगर वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स दो स्टॉक्स या उस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक सेंटिमेंटल टच भी वहां पे नजर आता है। हाँ, वो एक अप्रोच सही है, लेकिन अगेन कभी कभार ये भी मूवमेंट हो रही होती है कि मूवमेंट ये भी हो रही थी कि न्यूज आने वाली होती है, तो वो न्यूज प्ले पे भी वहां पे मूव कर जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। और कभी कभार ये भी हो रहा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग बेसिस वॉल्यूम्स, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा भी होता है। तो जब कोई खरीद रहा होता है तो वो उसके बदले में कोई बेच रहा है, तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ना, वो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार पैसा इधर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई बेच भी रहा होता है ना उसको। तो ये चीज को मद्देनजर रखना होता है। सोलली अगर आप पीपी लीपी पे आप करोगे ना, तो दैट वुडंट मेक सेंस। इसके अलावा आपको बिजनेस एनालिसिस, जो आप बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ सेल्स की, या सेल्स कितनी होनी चाहिए, ये बिजनेस एनालिसिस में आता है। ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, और ये बहुत मजेदार हमारा सेक्शन होता है। सारे स्टूडेंट्स को मैं एक एक स्टॉक या एक सेक्टर्स पे वो काम करते हैं, देन दे हैव टू टेल मी कि उनका सेक्टर आने वाले दिनों में या मंथ्स में कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये बिजनेस एनालिसिस होता है। तो सोलली फीपी लीपी पे ना जाएं, बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने हैं, उनका ये भी देखना है कि रॉ मटेरियल्स की क्या सिचुएशन चल रही है, एंड देन डिसाइड। सो दिस इज माय अप्रोच। थैंक यू। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो प्लीज माइक को लीव कर दें ताकि मैं नए कोलीग्स को ऐड कर सकूं। मुस्तफा साहब, प्लीज गो अहेड। जी, बहुत शुक्रिया खिदर साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सरमाया के इधर काफ़ी मेंबर्स मौजूद हैं, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मुझे आज भी याद है, पिछले साल जब मैंने सरमाया का मुझे पता चला टीबीटी पॉडकास्ट से, तो अकाउंट बनाने के बाद मैंने लाइक साहब को फ़ोन किया था और पूछा था, सर अकाउंट इसमें बना लिया, अब इसमें पैसे कैसे डालने और अभी इस वक्त मैं जो टेक्निकल एनालिसिस का 5th बैच है उसका मैं स्टूडेंट हूँ, और इट्स अ वेरी पावरफुल ट्रेनिंग और बहुत यूजफुल। तो सर सवाल मेरा ये है कि टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग तो अलोन इतनी पावरफुल है कि वो आपको बहुत इनेबल कर देगी, लेकिन अगर उसके साथ कोई और हम फंडामेंटल की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो वो कितना आपको सपोर्ट करेगी और उसका स्ट्रक्चर क्या है उस ट्रेनिंग का? क्योंकि जो नेक्स्ट बैच है वो तो ओवरलैप कर रहा है, फरवरी में हमारी टेक्निकल की ट्रेनिंग खत्म होगी और ये जनवरी से स्टार्ट हो रही है, या वो मुस्तफा भाई, हम ट्रेनिंग को मे बी सेपरेटली कर लेंगे। आई डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन दैट वी आर सेलिंग ट्रेनिंग्स हियर। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन है तो फराज भाई से या अमार भाई से आप पूछ लें। नहीं है सच क्वेश्चन नहीं था, मेरा ट्रेनिंग से रिलेटेड ही था। थैंक वो यू। आपको प्राइवेटली बता देंगे। आप चलो ठीक सपोर्ट पे लाइक पूछो भाई। ना, सरमाया की सपोर्ट से पूछ लें, वो आपको थोड़ा सा बेहतर गाइड कर देंगे। है, ओके ओके, जी, थैंक यू। सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा ये क्वेश्चन था, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिटिक्स बेहतर है या जी फिर इस्लाम फंडामेंटल एनालिटिक्स सर बेहतर भाई, है? मैंने ये इमर भाई से ये सवाल पूछना था कि ये जो
सलमान, आपका क्वेश्चन बीच में ही रह गया, पता नहीं कहीं से आवाज आ रही थी। सलमान, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एनालिटिक्स कौन से है, फंडामेंटल या टेक्निकल? जी फराज भाई, आप बताएं। देखिए मैं दोनों फराज भाई जरूरी होते हैं। मैं फराज दोनों भाई का स्टूडेंट हूँ। जी सलमान। सलमान देखिए दोनों जरूरी होते हैं। आप टेक्निकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए टेक्निकल्स बहुत यूजफुल है, मैं उसी पे काम करता हूँ। मैं समटाइम्स फंडामेंटल्स भी नहीं देखता, न्यूज भी नहीं देखता। लेकिन एज अ बिगिनर आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले फंडामेंटल एनालिस्ट था। जब मैं जीरो हुआ था ना, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था। तो मैं बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ता था इन ब्रोकरेज हाउस की, और उसमें बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस आती थी फंडामेंटल्स ग्राउंड के ऊपर। जब बुल मार्केट ब्रेक होती है ना, फिर ये फंडामेंटल्स कहीं उस टाइम यूजफुल नहीं रहते। लेकिन आपको फंडामेंटल्स इतना पता होना चाहिए कि कंपनी चलती भी है, ऑपरेशनल है, कंपनी के रिटर्न्स क्या है, रेवेन्यूज क्या है, फर्दर आगे फोरकास्ट कर सकते हैं आप उसके ऊपर। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब आप दूसरी मार्केट्स में जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम PSX, अगर आप क्रिप्टो को देखते हैं, उसमें भी समहाउ काफी हद तक काम कर जाती है आपकी फंडामेंटल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ एक वेबसाइट बनी हुई है और वो ये क्लेम करते हैं कि हम हमारा सबसे बेहतरीन एल्गो चल रहा है ब्लॉकचेन पे और हम सबसे फास्टेस्ट हैं, तो जब तक आपको उसकी टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं होगी तो आप उस पर इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अगर आप टेक्निकल्स देख भी लें तो उसमें समटाइम्स पंप आता है और फिर फौरन से नीचे आना शुरू हो जाता है, और आप बॉटम्स पकड़ने के चक्कर में अपने पैसे लूज कर देते हैं। सो दोनों टेक्निकल्स अपनी दोनों ये जो एनालिसिस होते हैं, ये अपने आप में साइंस है, और दोनों को समझना चाहिए, करना चाहिए। लर्निंग आपकी जितनी हो उतना ही अच्छा है, और ये तो जिंदगी भर चलती रहती है। तो बिल्कुल दोनों जो है एनालिसिस आपको आने चाहिए। जी जी, थैंक अच्छा, यू इसमें फराज मैं भाई। ऐड करना चाहूंगा किसे भाई। अच्छा जी जी देखें, होता ये है कि बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स इकोनॉमी वाइज भी चेंज हो रहे होते हैं। जब इकोनॉमी वाइज चेंज हो रहे होते हैं ना, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस सेक्टर के लिए फायदेमंद है। जैसे मैंने अपने बिजनेस की एग्जांपल दी, तो उस टाइम पे क्या था कि आपकी लोड शेडिंग चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग तो सब कुछ बंद था। तो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर से मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें बना के सेल करता, तो उस टाइम तो वो एक तो मुझे कॉस्ट भी बड़ी महंगी पड़नी थी, और टाइमली मुझे कोई चीज भी नहीं मिलनी थी। तो मैंने क्या किया, एक इम्पोर्ट बेस्ड एक डिसीजन ले लिया ना। तो इसी तरीके से अगर आप छोटी सी छोटी कंपनी को भी देखें, लेट्स सपोज एक बात करता हूँ, आइसक्रीम की एक कंपनी है, ठीक है। अगर आप उस सर्दियों में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आपको क्या लगता है, सर्दियों में उसकी सेल ज्यादा होगी कि गर्मियों में होगी? तो गर्मियों में होगी ना। तो गर्मियों में इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज का भी ना बिजनेस इसी तरीके से होता है। अब मार्केट्स परफॉर्म नहीं करी, मैंने एग्जांपल क्यों दिया सिस्टम्स और एवेंसियन की, क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो चाह रही है कि एक्सपोर्ट किसी तरीके से बढ़ जाए। बढ़ नहीं नहीं रही, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी वो काम कर रही हैं, जो कि IT सेक्टर वगैरह, देखिए उनको कितना बूस्ट मिला हुआ है सिस्टम्स का। इस क्वार्टर का जो एनालिसिस है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक जी, है, तो ये थैंक यू अमर भाई। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ ये है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पिक कर लेनी चाहिए हर सेक्टर में एक एक। दिस इज माय एक्सपीरियंस, यू मे नॉट लाइक इट। मैंने हर सेक्टर से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पिक किया, उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया, और वो कंपनीज जो हैं वो मैं हर रोज कई दफा उनके चार्ट देखता हूँ। उससे मुझे ये फायदा होता है कि मैं उनका बिहेवियर और समझ जाता हूँ उनका। सम टाइम मेरे जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, ग्रुप में एक है प्राइवेट, तो उसमें वो ट्रेडिंग कॉल दे रहे होते हैं, बट मुझे पता होता है कि ये नहीं चलेगा अभी, क्योंकि वो मैंने कंपनी वॉच लिस्ट में लगाई होती है और उसका मैं बिहेवियर रोज ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। तो मैं जितनी वीक फंडामेंटली वीक कंपनीज हैं, मैं उनमें ट्रेडिंग भी नहीं करता। सम टाइम मुझे दोस्त मजाक करते हैं कि ये वाली कंपनी टेली WTL ब्ला ब्ला ब्ला। आई हैव नेवर एवर ट्रेडेड दोज कंपनीज, आई डोंट केयर अगर वो कल को डबल भी हो जाएं तो मैं फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पिक करूंगा और उनका टेक्निकल एनालिसिस करके उनमें इन्वेस्ट भी करूंगा और ट्रेडिंग भी करूंगा। बिल्कुल सही अप्रोच है।
जी। नेक्स्ट हैंड तो किसी ने रेज ही नहीं किया और सारे स्पीकर हैं, प्लीज अगर हैंड रेज कर दे तो देन इट वुड बी इजी फॉर मी टू कॉल योर नेम। फैसल, प्लीज गो अहेड। फैसल से इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ऐसे तो मैंने रिसेंटली अभी अपने एक ब्रोकरेज फर्म PSX के साथ अकाउंट ओपन करवाया है। वैसे अभी मेरा जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस तो नहीं है स्टॉक मार्केट में, और मतलब नॉलेज है काफ़ी वीडियोस से और यूट्यूब से और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर करके कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सवाल है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल, और अगर मैं स्टॉक मार्केट में अगर मेरे पास जॉब करता हूँ साथ साथ और रिस्क लेने की भी जो है अभी कैपेसिटी है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये राइट टाइम है कि अभी स्टॉक मार्केट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो है ये जो मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उनकी वजह से और नीचे जाएगी। बस ठीक मेरे है ये दो फैसल भाई, सिंपल से थैंक यू फैसल भाई। अमार भाई, ओवर टू यू। अच्छा यार देखो, वॉरेन बुफे ने ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जब वो 12 साल का था। सो अब आप ये ज़हन में रख लो कि अर्लियर द बेटर। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभी मेरे हिसाब से ना आप इसको लर्न करो। लर्न करने से आपको ये पता लग सकता है कि भाई रिस्क ऑफ में जाना है या रिस्क ऑन में जाना है। कि स्टॉक मार्केट नहीं ना परफॉर्म कर रही होती, सो देयर आर सर्टेन अदर एरियाज जहाँ पे पैसा जा रहा है। तो स्मार्ट मनी हमेशा मूव करता है। पहले ये लर्निंग्स होनी चाहिए आपको, देन यू कैन इन्वेस्ट। इन्वेस्ट आप कर दें, कोई इशू नहीं है। द अर्लियर द बेटर। थैंक यू। अदील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सॉरी, मैं शुरू का हाफ एन आवर नहीं सुन सका था। इंशाल्लाह मैं उसको बाद में सुन लूंगा, जब आ जाएगा उसमें अपलोड हो जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग, एक तो ये है कि टेक्निकल और फंडामेंटल। एक और बात भी सुनने में आती है जो हमने एक्सपीरियंस की है हमारी मार्केट में, वो कहा जाता है कि हमारी मार्केट का जो फ्लोट या वॉल्यूम या जो भी पैसा है बहुत कम है। जो मार्केट हमारी है वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू उसमें जो प्लेयर्स आते हैं, जो बंदे काम करते हैं, जो बड़े जायंट्स हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो वो जब भी चाहते हैं किसी शेयर को चलाना तो वो उस सेक्टर शेयर्स को चला लेते हैं। तो उसमें टेक्निकल फंडामेंटल सारे पीछे रह जाते हैं। और ये हमने काफी शेयर्स में देखा भी है। तो अक्सर वो शेयर जिसका ना टेक्निकल में सही आ रहा होता ना फंडामेंटल, वो चल जाता है। तो चलने के बाद वो डेफिनेटली अपना टेक्निकल बना लेता है, क्योंकि टेक्निकल प्रीवियस हिस्ट्रीज को देखता है। एक तो चीज ये है। दूसरा, काफी एक दो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये मशवरा मिला है कि आप ट्रेडिंग इस तरह करें कि जब आप देखें कि उस शेयर में अभी वो बायर्स आ गए हैं, प्लेयर्स आ गए हैं, तो आप भी उसमें घुस जाओ, मगर उनके निकलने से पहले पहले आप निकल जाओ। तो इस पे मैं आपके मिस कमेंट सुनना चाहूंगा। तो ये बात सही है या आप इसमें क्या? थैंक यू अदील भाई। फराज भाई, आप ले लें क्वेश्चन। ये जो बड़ा फनी सा स्ट्रैटेजी बताई है कि पता कैसे चलेगा, प्लेयर कॉल करके बताएगा कि मैं घुसने लगा हूँ सर, मुझे इस पे जरा काइंडली बताएंगे। और प्लेयर जब अपनी को वो छोड़ रहा होता है, सेल कर रहा होता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? ये यकीनन आपको किसी ब्रोकरेज हाउस के एजेंट ने बताया है कि सेटों के पीछे काम करो, जब वो बाय कर रहे होंगे आप बाय करें। और ये बिल्कुल आपकी गलत अप्रोच है कि टेक्निकल्स फंडामेंटल्स दोनों जगह पे काम नहीं करते। बिल्कुल करते हैं। जब सेट काम कर रहा होता है, अब ये रिकॉर्डेड सेशन है और ये पब्लिक है, तो मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूंगा उस तरह से, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ। मार्केट जो होती है ना, 3 फेजेस में काम करती है। एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, उसके बाद जो आपका ट्रेंडिंग फेज होता है जिसमें आपके सेट घुसते हैं ना, उसको ट्रेंड बनाते हैं और ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाके एक तीसरा जो फेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। जब कोई शेयर आपका एक्यूमुलेशन फेज में होता है, सो वो अ, एक बॉक्स बना देता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता है। टेक्निकल्स के ऊपर जब वो बॉक्स ब्रेक होता है, आपको पता चल जाता है कि अब आपका प्लेयर एंटर हो गया या स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है। और वो सर्टेनली ब्रेकआउट देता है, इसको टर्म को ब्रेकआउट बोलते हैं, और वो रैली करना शुरू कर देता है। और रैली भी उसकी हायर हाइज हाई लोज की शक्ल में होती है, पैराबोलिक नहीं होती। रातों रात वो 10 रुपए से 30 रुपए नहीं हो जाता। वो 12 रुपए होगा, 10.5 होगा, फिर 14 रुपए होगा, फिर 13 रुपए होगा, फिर 16 रुपए होगा, तो 13.5 रुपए होगा। हायर हाइज हाई लोज की शक्ल में ये बढ़ता हुआ जाएगा और ऊपर जो है पहुंच जाएगा।
और दूसरी बात, जब प्लेयर निकल रहा होता है ना, तो उस टाइम आपकी मार्केट में आवाज होती है कि ये 30 रुपए से 60 रुपए हो जाएगा। सही है, यही वो जो आपके प्लेयर्स है ना, वो आपको पता भी नहीं चलने देते कि वो बेच रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है। आप समझते हैं कि अभी बढ़ेगा, 4 दिन में बढ़ेगा, 5 दिन में बढ़ेगा, आप 30 रुपए पे जाके खरीद लेते हैं। कभी आप उसको जड़ से 11 रुपए से नहीं पकड़ेंगे, आप 30 रुपए पे ही जाके पकड़ेंगे उसको। जब आपने 30 रुपए पे पकड़ा, यही जो एक्सपर्ट आपने जो ब्रोकर ने आपको एडवाइस दी है, वो कहेगा होल्ड कर लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होल्ड कर लें, 2-4 दिन में बढ़ जाएगा। 2-4 दिन हो गए, वो रेट 26 रुपए हो गया। आप कहेंगे नहीं नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रुक जाएं, 1 महीना रुक जाएं, ये फिर वापस आपको आपके रेट मिल जाएंगे। वो आप 1 महीना भी रुक जाते हैं, वो 22 रुपए आ जाता है। सही है, फिर आप दोबारा से जो है वेट करते हैं, और वो करते 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 वापस 10 रुपए, इवन 6 रुपए पे भी आ जाता है। सो प्लेयर कब देके जाएगा, सब कुछ चार्ट्स पे नजर आ रहा होता है। प्लेयर ने कब बाय किया, सब कुछ चार्ट्स पे नजर आ रहा होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं है, नो डाउट पाकिस्तानी शैलो मार्केट है, और दुनिया की जितनी मार्केट्स होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। हर जगह पे उसी हिसाब से प्लेयर्स होते हैं। अगर वो बड़ी मार्केट है तो उनके अच्छे बड़े प्लेयर्स होंगे, और वो इसी तरीके से चलते हैं। दुनिया की जो भी ट्रेडेबल एसेट होता है वो इसी शक्ल में ही बढ़ता है। पहले वो जमा करते हैं, उसके बाद जाके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बीच में जो ट्रेंडिंग फेज होता है वो मार्केट का बेहतरीन टाइम होता है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए आता है। स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत रेयर होता है, कम टाइम के लिए आता है। तो इस तरीके से चलता है। तो ये आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि प्लेयर ने कब एंटर हुआ, प्लेयर कब गया, किसी भी डेटा से, सिवाय आपके चार्ट्स के थ्रू। तो नॉलेज नहीं होती कि टेक्निकल चार्ट्स को प्ले किस तरीके से करना है, या फंडामेंटल्स की रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है। सही है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि सब इन्वेस्टर्स को ले डूबा, स्पेशली पीएसएक्स में खास तौर पे। और ये जो आप कहते हैं ना कि प्लेयर अभी खरीदने वाला है, मैं आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। वो अपने रियल नामों से 1 लाख 10 लाख शेयर खरीद लेंगे, फेक नामों से 2 करोड़ बेच जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा, बताएं। तो ये जो होता है, दुनिया की मार्केट्स ऐसे चलती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो आपका ब्रोकर टिप देना चाह रहा है, इस तरह से कभी मार्केट, अगर ब्रोकर इतना ही अच्छा एजेंट है जो आपका एक्सपर्ट है, वो क्यों नहीं अरबपति बना अभी तक? उसको तो प्लेयर प्लेयर ने रात को कॉल करके कान पे फूंक मार दी ना कि चलें जी ये बढ़ जाएगा, ले लो। वो क्यों नहीं बना आज तक, बताएं जरा। तो ये गलत है ना कॉन्सेप्ट आपका। ये जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की नॉलेज है, ये 2-2 साल 3-3 साल पुरानी है। सो ये जितने आपके किताबें लिखी गई हैं, डॉक्टर्स पीएचडीज होते हैं, वो ये जो आपके एजेंट्स बैठे हुए बेचारे बीकॉम बीए पास करके, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो कमीशन बेस पे आके एजेंट बन जाते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगता है। तो ये थोड़ा सा ना सोच समझने वाली बात है कि जो बंदा आपको ये कह रहा है वो खुद कहाँ स्टैंड करता है। सही है, तो ये जरा उनसे पूछिएगा। ठीक है, चलें, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। स्टॉक कंपाउंडर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, गो अहेड। खिजर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट यू एंड सरमाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर एजुकेटिंग द masses and I think we need a lot more of this, especially to grow the investor base in PSX. मैं क्विक इंट्रोडक्शन करता हूँ अपना। I work as a financial analyst in one of the biggest mining companies in Middle East. So हमारी माइन प्रोडक्ट्स में गोल्ड है, फर्टिलाइजर, aluminium, bauxite and copper. So you have a very valuable bench of speakers here. I'll just add a couple of points, maybe हमारे new investors को कुछ help out करें। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया बेसिकली पीएसएक्स में, हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स, दे हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, बट दे डू नॉट हैव गोल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्हें अपने गोल्स का नहीं पता होता कि उनकी वो इन्वेस्टमेंट से बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। सो यू कैन नॉट बी अ मिलियनर और बिलियनर ओवर अ नाइट। आप अपने स्मॉल गोल्स डिफाइन करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्टार्ट विद, आप अपने 3 महीने के 6 महीने के यूटिलिटी बिल्स पे करना शुरू कर दें, अपनी ग्रोसरीज कवर करना शुरू कर दें। दैट विल हेल्प यू अलॉट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। और आप इससे जो यूजलेस ट्रेडिंग करते हैं एंड यू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस, यू विल अवॉइड दैट। सेकेंडली दैट आई हैव नोटिस्ड इज, आप
अगर अपने लॉसेस को बताना चाहते हैं तो चार्ली मंगर का एक बहुत यूजफुल और इफेक्टिव मेंटल मॉडल है. ही कॉल्ड इट रिवर्स साइकोलॉजी मेंटल मॉडल. तो चार्ली मंगर उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर मैं एक प्लेन के पायलट को गाइड कर रहा हूँ कि वेयर ही हैज टू बी हेडेड, तो मैं उससे पहले ये देखूंगा कि मैं उसे उस लोकेशन पे ना ले जाऊं जहां पे ही विल बी आउट ऑफ फ्यूल, जहां पे ही विल बी इन अ डेंजर जोन और इन अ एनिमी जोन. तो कहता है कि मैं ये देखूंगा कि मैं क्या चीजें कर सकता हूँ कि मैं उस पायलट के प्लेन को किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाऊं जहाँ पे उसकी लाइफ और जो उसका जो प्लेन एज एसेट वो रिस्क में हो. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को रिवर्स साइकोलॉजी पे अगर स्टडी करें तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. आप ये देखें कि आप किस बिजनेस में जाएंगे या आप क्या एक्शन लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है. सो जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग दैट, यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट. सेकेंडली आई सेकंड हिजर साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी. आप हर सेक्टर में से बेस्ट कंपनी को पिक कर लें. क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें. ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फॉलो ना करें. जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग रिटर्न्स. बट यू हैव टू ऐड दैट कंपनी टू अ वॉच लिस्ट फॉर सम टाइम. वॉच इट, उसके प्राइस रेंजेस देखें. फिर जस्ट लास्ट पॉइंट टू कंक्लूड इट, आप ये देखें कि हर कंपनी इट इज सेलिंग ईदर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रही है तो आप उसका देखें उस प्रोडक्ट का जो कमोडिटी का एक प्राइस साइकिल होता है ओवर 3 और 5 और 6 ईयर्स. जैसे अभी हम लास्ट वीक फर्टिलाइजर का प्राइस साइकिल स्टडी कर रहे थे इंटरनली अपनी कंपनी में. तो आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर इज ऑन अ डिक्लाइन फेज. तो अगर आप कमोडिटी सुपर साइकिल और कमोडिटी प्राइस साइकिल को स्टडी करेंगे आपको उससे भी बड़ा अच्छा हिंट मिलेगा कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स किस साइड पे जा रहे हैं. तो just these are few points I thought to share with you. I do not have any question. And thank you for थैंक यू. sending the DM Hizar Sab. थैंक Assalamu यू. alaikum to everyone. थैंक यू भाई. आपका मैंने ट्वीट भी पढ़ा था इस बारे में कि स्टार्ट पेइंग योर बिल्स, और उसको मैंने अप्लाई भी किया था. मैं मंथली कुछ चैरिटी के लिए गांव में पैसे भेजता हूँ तो हर महीने ट्रांसफर करता था. तो मैंने सोचा यार ये पैसे क्यों ना मैं स्टॉक के निकालूं, क्योंकि अदरवाइज आई नेवर वेंट फॉर डिविडेंड स्टॉक्स. मेरे दोस्त कहते हैं बाबा जी वाले स्टॉक्स हैं इस तरह. तो मैंने कुछ स्टॉक्स डिविडेंड वाले लिए और उसमें से जो डिविडेंड आया वो पड़ा हुआ है अभी अभी इस महीने. तो मंथली मुझे भेजने की जरूरत भी फील नहीं हो रही. तो दैट वाज वेरी वेरी आई थिंक गुड सजेशन. फराज भाई, अमार भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं, आई थिंक बहुत जबरदस्त इन्होंने रिकमेंडेशन दी है. तो इसको ये भी कहा जा सकता है कैपिटल प्रिजर्वेशन. सो आप अपना कैपिटल अच्छी कंपनीज में लगाएंगे तो आपकी लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे लगाएं, क्वालिटी कंपनीज पे लगाएं तो आपको नुकसान कम होगा. सो दिस इज अगेन रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से वेरी गुड अप्रोच. सो थैंक यू. उस्मान वलाना भाई. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम भाई, गो अहेड. जी खिजर भाई, आप बहुत शुक्रिया, आप जो मैसेज को एजुकेट कर रहे हैं सरमाया वालों के साथ मिलके. तो सबसे पहले इसका बहुत बहुत शुक्रिया. दूसरा, मैं अमार भाई और फराज भाई का स्टूडेंट हूँ. तो सवाल मेरा ये है कि जो अब तक समझ आई है वो ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी होना चाहिए और एक होल्डिंग पोर्टफोलियो भी होना चाहिए. तो उसमें होल्डिंग के हवाले से मेरा ये सवाल था कि जो कुछ म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड्स होते हैं उन्होंने जो कंपनीज होल्ड की होती हैं वो वाली, और जो ईटीएफ में जैसे मीज़ान ईटीएफ है तो वो काफ़ी सिमिलर होती हैं. और अगर हिस्ट्री देखी जाए ये पेंशन फंड्स की, क्योंकि उनका रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कंपनीज वही होती हैं, काफ़ी सालों से वही चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज. तो अब जो 3 अप्रोचेज़ हैं, यानी ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको यानी होल्डिंग पोर्टफोलियो में डालना है या सेविंग को डालना है, तो क्या तरीका सबसे बेस्ट रहेगा कि पेंशन फंड्स में जो है वो इन्वेस्ट किया जाए या ईटीएफ में किया जाए या उन्हीं कंपनीज को के स्टॉक्स बाय कर लिए जाएं एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि तीनों अमार की भाई. कोई. जी 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 थैंक यू भाई. अमार भाई, ओके. आपके पास आते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन से वाले बैच में हो.
सर पहले बैच में था मैं। हाँ, तो उसमें आपको याद होगा कि मिड ऑफ मैंने कोर्स के ना आप लोगों को एक प्रोफाइल्स भेजी थी कि ये 7 डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल्स होती हैं, आप जो है वो इसमें लाई करते हो। ठीक है ना? अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप 20 साल तक भी कहते हो यार मैंने बस पैसे रख के भूल जाना है, तो वो उसके लिए फिर आपके लिए वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स आती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हो। तो दूसरी प्रोफाइल ये थी कि आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हो और इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं मैनेजमेंट करवा लूं, तो वो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो, क्योंकि वॉलंटरी पेंशन स्कीम तो काफी अरसे के लिए होती है ना, 10 साल तक वो आपको पैसे निकलवाने नहीं देते, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। फिर आप उसमें कम अगर आप पैसे चाहिए भी हों आपको, तो फिर म्यूचुअल फंड इज अनदर ऑप्शन। फिर आप नीचे जाते जाओ तो 7 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। 6th वाली प्रोफाइल को इस तरह की थी कि अगर आप फंडामेंटल्स भी साथ मिला लो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उन दोनों को इकट्ठा करके भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो पहले तो ये है, आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपने दोनों दोनों ही रखनी है कि एक ट्रेडिंग के लिए भी रखनी है और एक फंडामेंटली रखनी है, तो आपने पहले अपना टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि मैं कितना अरसा होल्ड कर सकता हूँ। देन डिसाइड के उसके बेसिस पे मैंने वॉलंटरी पेंशन स्कीम में जाना है कि म्यूचुअल फंड्स में जाना है। और अगर मैंने ट्रेडिंग करनी है तो मैं किस किस्म का ट्रेडर हूँ, डे ट्रेडर हूँ या स्विंग ट्रेडर हूँ, तो उसके हिसाब से आपको पहले डिफाइन होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, एंड देन डिसाइड। सो ये मेरा फीडबैक है ऑन दिस। थैंक यू अमर भाई। साद नईम, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये था कि अभी हम अगर फेलियर्स डिस्कस कर रहे हैं और साइकोलॉजी ऑफ फेलियर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, अमार भाई हो गए, फराज भाई और खिजर भाई, आप लोग जब देखते हैं कि आपका एक लिया हुआ डिसीजन, अभी तो काफ़ी एक्सपीरियंस है आप लोग, अगर हम पास में थोड़ा चले जाएं और हम देखें अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और वो उसका जो आपने एंटिसिपेट किया था उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके वो नीचे जाना शुरू हो गया है, तो इस साइकोलॉजी को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? उस मोमेंट में आप लोग क्या करते हैं? आपने क्या सीखा उन चीज़ों से, और वो क्या ऐसा नॉलेज है जो आप हमें पास ऑन कर सकते हैं, वैसे एक्सपीरियंसेस? वो जो मोमेंट होता है, एक मोमेंट ऑफ फियर होता है कि अब पता नहीं गया सब कुछ, या मुझे इसको किस तरह से मिटिगेट करना है, और ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्या किया और आप आगे सजेस्ट क्या करते हैं? फराज भाई। जी देखिए, जब आप ट्रेड लेते हैं, आप किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं? आपका कोई प्लान तो होगा। फर्ज करें अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको ये पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स बेहतर आने थे, या आपने कहीं से रिपोर्ट पढ़ ली कि ये आगे जाके कंपनी ग्रो करेगी या कोई इसकी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, तो आपने उस ट्रेड प्लान की बेस के ऊपर वो ट्रेड ली। अब आप 3 महीने तक वेट करें, फिर आप रेट्स ना देखें उसके, सही है, आप उसको मटेरियलाइज होने दें, और फिर उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि प्राइस एक्शन के ऊपर, मतलब रेट्स बढ़े भी हैं या नहीं बढ़े। अगर तो नहीं बढ़े, जो आपने प्रोजेक्शन या रिपोर्ट पड़ी थी और उस बेसिस पे वो नहीं चला, फिर तो आपको अपने लॉसेस को बुक करके आप साइड पर हो जाए। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, तो सबसे पहले ट्रेड प्लान जब आप कर रहे होते हैं ना, आप प्रॉफिट्स को नहीं देखते। आप सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस रखते हैं कि आपने इस ट्रेड पे, पर्टिकुलर ट्रेड पे लॉस कितना लेना है। कि फर्ज करें आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आप उस पर्टिकुलर ट्रेड पे 2% यानी कि अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 20,000 रुपए का लॉस लेना चाहते हैं, तो जैसे ही जब आपने स्टॉप लॉस डिफाइन करें उस 20,000 के हिसाब से अपना नीचे की तरफ का, और जब आप देख रहे हो आपका लॉस हो रहा है, हिट हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस हिट करें, साइड पे हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आपका ट्रेड प्लान था। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने सबसे पहले देखना है और रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप ये नहीं करते, सही है, तो आप ना अच्छे इन्वेस्टर हैं ना अच्छे ट्रेडर हैं। और इमोशंस तो ट्रेडिंग में आपके आने ही नहीं चाहिए। जब आप अपना एक ट्रेड प्लान डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरा लॉस है, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि ये मेरा लॉस है और मैंने इसको बुक करना है। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ होता है जो मसला, वो यही होता है। आई स्टिल रिमेम्बर 2014-15 में 125 रुपीज का मेरे दोस्त ने मेपल लीफ लिया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज माशाल्लाह से पूरे 8 साल हो गए, मेपल लीफ 25 रुपए पर है, पूरे 100 रुपए निकल गए। ठीक है। सो अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, तो आप कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो कि यहाँ पे सब लैग करते हैं, बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, चौथी दफा कांपे टांग देती हैं और उसको देखते भी नहीं है वो, और कहते हैं ये ट्रेडिंग और या इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये बड़ी स्टूपिड सी चीज है। ऐसा नहीं होता। फिर उसके अलावा आप अपना ट्रेड प्लान जो है वो गलत कर देते हैं। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं है या फंडामेंटल्स को नहीं समझते, तो आप कहते हैं जो मेरा मेंटोर था या जिसने मुझे टिप दी थी, बेसिकली टर्म यूज करते हैं यहाँ पे टिप, आप कहते हैं ये बेकार बंदा है, किसी और के पास जाते हैं। सही है, आप उसके पास जाते हैं, उसकी 2 लग जाती हैं अच्छी टीपीज जिसपे उसके प्रॉफिट्स होते हैं, आप जब जैसे उसकी तीसरी ट्रेड लेते हैं आप अगेन लॉस में चले जाते हैं, आप कहते हैं ये भी बेकार है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले आपने ट्रेड प्लान चेंज किया, फिर आपने मेंटोर चेंज किया, फिर आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, फिर आपने जब इतना डर और खौफ बैठ गया, जब कोई लकीली आपकी ट्रेड ऊपर जा रही होगी, फिर आप वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं लेंगे इस डर से कि ये मेरा जो पिछला लॉस था ये भी लॉस में ना चली जाए, फिर आप जल्दी प्रॉफिट्स लेने लग जाते हैं। फिर आप इस पूरी साइकिल ऑफ डूम में घूमते ही रहते हैं कि यार ट्रेड प्लान, मेंटोर, स्ट्रेटेजी, टेक प्रॉफिट लेवल्स, स्टॉप लॉसेस आपको पता ही नहीं है, आप घूम रहे हैं, आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो लाख रुपए पे आ गया। ये मैं दिन में 100 लोगों से बात करता हूँ जिनका यही स्टेटस है। सही है, और वो या तो परेशान होते हैं या बुरे हाल में होते हैं। फिर एक कैटेगरी उनकी आती है जो फोमो में ट्रेड ले रहे होते हैं कि यार जैसे आपको इमोशंस यहाँ पे तंग कर रहे हैं ना कि मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है और ये जो है अब मैं इसका क्या करूं, उसका सिंपल आंसर है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस रखें। दूसरे, जब आपने ट्रेड ली होगी उस टाइम आपको ये होगा कि यार ये वाला चीज जो है ना, ये शेयर जो ये ऊपर जाने लगा है मुझसे मिस ना हो जाए। आपने कुछ नहीं देखा, आए बाएं शाएं, आपने जाके ब्लाइंडली उसको बाय कर दिया। क्या था, खौफ था कि मुझसे मिस ना हो जाए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही वो आपका मिस होने लगा, आपको उधर लालच नजर आने लगी कि यार ये 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 40 रुपए का हो जाएगा, कल भी कैप था। यहाँ पे आप अगेन मार खा जाते हैं। जब वो 20 से 40 पे नहीं होता और 20 से 16 रुपए पे आ जाता है, फिर आपको गुस्सा आ रहा होता है, फिर आप रिवेंज लेने का सोचते हैं, आप और पैसा पकड़ते हैं, फिर आप लेवरेज लेते हैं, फिर आप 16 रुपए पे और उसको जमा करते हैं बगैर किसी नॉलेज के, रिस्क मैनेजमेंट के, एनालिसिस के। वो 16 से 12 रुपए आता है, आप लेवरेज पे होते हैं, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। सही है। सो ये सारी गलतियां होती हैं फेलियर्स की। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप स्टॉप लॉसेस रखें। स्टॉप लॉसेस रखने का ये मतलब नहीं है कि आपने ब्लाइंडली स्टॉप लॉस रख दिया। स्टॉप लॉसेस रखने का मतलब है कि आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस लेवल मुझे रखना कहाँ पर है। अगर आप फंडामेंटल्स के हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे 1 क्वार्टर के लिए मैंने इसको लिया है, 2 क्वार्टर्स के लिए लिया है या 4 क्वार्टर्स के लिए लिया है। अगर आपने 4 क्वार्टर्स के लिए ले लिया या 4 साल के लिए भी लिया है, तो फिर आपको अपने एनालिसिस के ऊपर स्टैंड करना चाहिए। 4 साल तक आपको उसका वेट करना चाहिए, जो कि सबर तो होता नहीं है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ये वेंडिंग मशीन से 1 कॉइन डालेंगे, नीचे से आपको 10 तोले सोना निकल आएगा 1-2 रुपए पे। तो ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं होगी यहाँ पे, जो पेशेंस भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब जल्दी अमीर होने के लिए आते हैं। तो ये चीजें, गलतियां जो हैं ये सभी कर रहे होते हैं, और ज्यादातर जो है वो 95-96% जो लूजर्स हैं, फेलियर्स हैं मार्केट में, वो यही रीजंस हैं जो मैंने सारे ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। जी थैंक यू फराज भाई। शायान बेग। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, खिजर भाई और अमार भाई। और खिजर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा सवाल फराज भाई से है। फराज भाई, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं टेक्निकल्स में ना, कोई ऐसी टेक्निक जो आपकी सबसे फेवरेट हो और जिसमें गेन्स भी हो और जो आप हम सबको रिकमेंड भी करें, काइंडली सर। जी बिल्कुल है, बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं। आपको हमेशा ऑर्गेनिक थ्योरीज के ऊपर जाना चाहिए, जो करते धरते थे, जिन्होंने टेक्निकल्स की बुनियादें रखी। वो क्या थी? वो डाओ की बेसिस के ऊपर थी, डाओ ने रखी थी, डाओ थ्योरी थी। वो सिंपल ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें कि हायर हाइज हायर लोज कहाँ लग रहे हैं। वो सबसे बेहतरीन आपकी जो है ना स्ट्रैटेजी है, जो यूजफुल है। उसी से फिर गैन निकली, उसी से फिर एलियट निकली, उसी से फिर आगे XYZ, सब कोई आप अपना नाम भी दे सकते हैं। आप अपनी रिसर्च करके आप उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी चेंजेस लाके आप अपना नाम दे सकते हैं। तो ये रिसर्च आगे चलती रहती है। सो मेरे लिए डाओ सबसे बेहतरीन है, और मेरे ख्याल में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब इस बात से एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे कि वो सबसे बेहतरीन है। फिर उसके बाद आप अगेन जो फिबोनाची के नंबर्स होते हैं, उनकी रेशोज जो होती हैं, वो बड़ा स्ट्रांग आपको
आपके एनालिसिस में मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपको ये पता होता है कि अगर ये बुल रन चल रहा है सो करेक्टिव मूव कहाँ तक आ सकती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेग कहाँ तक बनेगी। तो इन दो के अगर आप कॉम्बोज बना लें तो ये बेहतरीन होगी, जो कि मुझे लगता है काफी हद तक काम करती है। अभी भी अगर आप PSX में देखें तो मोस्ट ऑफ दी शेयर्स जो हैं वो या तो साइडवेज हैं, कोई ट्रेंड नहीं बना रहे, इसलिए मार्केट डेड हुई हुई है। सो जब वो ट्रेंड बनाना शुरू करेंगे हाई राइज हाई लोज, आपको पता चल जाएगा ये राइट टाइम है मार्केट में एंटर होने का। चलें साथ में आपको टिप भी दे दी। फराज भाई, एक तो है फिब रिट्रेसमेंट, वो लगा लेते हैं, उस पे फिबोनाची के नंबर निकल आते हैं। दूसरा, अगर हम इंडिकेटर में जाएं, जो एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, उसमें भी वो फिबोनाची के की ऑप्शन लग जाती है। तो दोनों में आप कौन सा रिकमेंड करेंगे कि कौन सा बेटर है? दोनों लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आपको बेसिकली रिट्रेसमेंट या पिवटल पॉइंट्स पे पर जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। जी तो हाँ, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगेन आप अपने खिजर भाई, आप अपने नाम का भी इंडिकेटर निकाल सकते हैं। खिजर खिजर V2 सही। फिब एक वर्जन अपडेटेड, सो उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो भी काम करेंगे फिर, अगर आप फिब की ही बेस के ऊपर चल रहे हैं तो। एक स्ट्रेटजी बनाई थी 3 इंडिकेटर के साथ से, लेजी स्ट्रेटजी, उसको मैं बना देता हूँ काहलून स्ट्रेटजी। सही है। मेरा ख्याल है वो जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ज़बरदस्त है। और अगर हमने कोई रिट्रेसमेंट लेनी है कि ये अब इतना बढ़ गया है, सिस्टम यहाँ पे चला गया, अगर रिट्रेस होगा तो कितना होगा, तो उसके लिए मेरा ख्याल है वो रिट्रेसमेंट टेबल विल बी द बेस्ट। जी जी सही। नेक्स्ट चलते हैं फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम। थैंक यू टू सरमाया कम्युनिटी के उन्होंने हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म रखा जिसके थ्रू हमारी लर्निंग हो रही है। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो अमार भाई से है कि हम लोग जो नॉर्मली स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती, लाइक वी वुड नॉट नो कि नेक्स्ट 3 मंथ में उससे कितना गेन या लॉस होगा। तो और पर्टिकुलरली मुझे म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम लोग किसी किसी चीज़ पे रिलाई करना चाह रहे हैं कि पर मंथ हमें वहाँ से 1 या 2% अच्छा रिटर्न आए विद अ मिनिमम रिस्क, और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर डिसीजन ले सकें, लाइक अगर हमारे पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें इन्वेस्ट करके अब हम आराम से अपने जो बाकी चीज़ें हैं उसको हाउस होल्ड मनी के लिए यूज़ करें और बाकी अपना फ्यूचर जो भी है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो इस पे काइंडली जरा थोड़ा सा। अच्छा, सो वैसे मुझे आपका क्वेश्चन समझ जी में आया कि आप क्या करना चाह रहे हो कि लाइक मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे मेरा हाउस होल्ड मनी चलता रहे और मैं फ्यूचरली जो भी यानी वाना ट्राई आउट सम न्यू थिंग्स वो कर सकूँ। सही है। अच्छा, इसमें ना देखें, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। आप पोर्टफोलियो में आप अपना जो जितना भी कैपिटल होता है ना उसको पहले डिवाइड करते हैं कि मैं कितने पैसे जो है थोड़ा सा सेफ इनकम में रखना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं लो रिस्क। तो अगर आपको पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, और आप कहते हो कि चलो थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, ज्यादा रिटर्न ना मिले, तो आप लो रिस्क के म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शंस होती है, आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। फिर आप पोर्शन ऑफ जो आपका बाकी मनी है, कैपिटल है, जहां पे आपको पैसों की फौरी तौर पे जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप ये कहते हो कि वो हाई रिस्क में थोड़ा सा डाल देते हो। अब हाई रिस्क को भी देखने के तरीके होते हैं कि भाई कौन सा देखें, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, किसके रिटर्न बेहतर है, किन्होंने क्या पोर्टफोलियो लिया हुआ है। तो उस हिसाब से फिर आपको स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करके फिर आप डिसाइड करते हो कि कितना परसेंटेज आपने वहां पे डालना है। तो ये जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होती है ना, ये थोड़ा सा एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप म्यूचुअल फंड की कोई भी रिपोर्ट खोल लें, फंड मैनेजर रिपोर्ट खोलें, तो उसके अंदर आपको शुरू में ही नजर आ जाएगा लो रिस्क कौन से हैं और हाई रिस्क कौन से हैं। अगर तो लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ, लो रिस्क के अंदर आपको रिटर्न आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है। किसी टाइम पे 6% मिल रहा होता है, किसी साल में 7% मिल रहा होता है, तो आजकल अगर 15% है, 14% है और विदाउट रिस्क है, सो 99% ऑफ द टाइम वो आपको पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है, जितना रिटर्न वो कह रहे हैं। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इट्स सेफ मनी, ठीक है, और आपको ये भी होगा कि आपकी कैपिटल ग्रो करता रहेगा। बस यही ये मैटर करता है कि आपका कैपिटल जो है वो लूज ना हो, कैपिटल ग्रो करता रहे। सो दैट्स व्हाट द गोल शुड बी। थैंक यू। फैसल सेठ, आपने बात कर ली थी ना? फैसल
अमार सदीकी साहब, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम जी भाई। जी, जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहले तो खिज़र भाई आपसे ये बता दें, ये क्या ट्रिक है कि आप 2 कश्तियों में एक साथ सवार हैं, ट्रेडर भी हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी आप करते हैं लॉन्ग टर्म। तो आपका दिल मतलब दिमाग कैसे मान जाता है कि मैं ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो पे प्रॉफ़िट बुक कर लूँ और इन्वेस्टमेंट्स वाले पे रहने दूँ? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग पीएसएक्स के ऊपर हैं? मतलब जहाँ तक मैंने सुना है शायद 0.6% और मे बी 0.06%। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि हम स्टॉक्स को गेट रिच क्विक स्कीम के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल की तरह पेश करने में क्यों नाकाम हुए? थैंक यू सो मच। जी, जो ये मेरा ख्याल है ट्रेडिंग वाला तो नशा है, ये तो एक चस्का है, इसके बगैर तो ज़िंदगी वैसे ही खाली-खाली सी लगती है। जो होल्डिंग है उसमें प्रॉफ़िट्स हैं और मेरा ख्याल है फराज भाई ने भी इस पे डिस्कशन की है लास्ट टाइम भी कि ज़्यादा प्रॉफ़िट्स बनते हैं जब आप होल्ड करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में ये है कि 3, 4, 5% पे जाके निकल जाते हैं, सेल कर देते हैं। बट अगर आप डाउ थ्योरी को पकड़ के बैठ जाएँ और आपका स्टॉक चलता रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिस्टम में हूँ, एसएनजीपी में हूँ, एंग्रो में हूँ, वो देखें सारे जा रहे हैं ऊपर और मैं बस प्रॉफ़िट देखता हूँ, इतना हो गया आज, बड़ी खुशी होती है और उनको पड़े रहने देता हूँ और वो बढ़ भी रहे हैं। जो ट्रेडिंग वाले हैं उनको फ्राइडे को लास्ट बुक किया था कि वो नवंबर का क्लोज़ था और उनसे निकलना था। तो इसलिए मेरा ख़्याल है ये दोनों साइड का अपना ही एक चस्का है। फराज भाई आप कुछ कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, पैसे आपके जब ही बनेंगे जब आपकी होल्डिंग्स हो। अब होल्डिंग्स के लिए आपकी टाइमिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए और टाइमिंग्स परफेक्ट का ये मतलब है कि जब रैली शुरू होने वाली हो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको चार्ट्स और एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा, और खत्म कब होने वाली होती है वो भी आपको चार्ट्स और एनालिसिस के थ्रू। अगर आप पूरी राइट ले लेते हैं तो आप बहुत पैसे बनाएंगे। ट्रेडिंग बहुत से लोग नहीं उसको आपको करते, क्योंकि 2 ट्रेड्स ठीक हुई आपकी, 3 गलत हुई, चौथी फिर उसके बाद आप लेंगे ही नहीं। अ, तो वो काफी जो है ना मुश्किल काम होता है। फिर लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, फिर वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। सही है। फिर यहाँ पे हमारे मौलवी हजरात में भी बहुत से लोग इज्तनाब करते हैं कि यार ये ट्रेडिंग जो है गलत काम है या हलाल नहीं है, ये वो एक अलग डिबेट है। तो इसलिए लोग ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेडिंग अगर आप प्रॉपर ट्रेड प्लान के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ करें, डिसिप्लिन रहें, आपकी अ, जो हर ट्रेड्स के ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगेन ये जर्नी आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। अगेन माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए आपके। तो ट्रेडिंग एक डिफरेंट बॉल गेम है, इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट है, लेकिन दोनों के अपने मज़े हैं और दोनों में फ़ायदे भी उसी तरह से होते हैं, लॉसेस भी फिर उसी तरीके से होते हैं। सो जो भी करें सोच समझ के करें, पढ़ लिख के करें, मेहनत करके करें, रिसर्च करके करें, तो मेरे ख्याल में फिर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा भी कोई फील्ड हो, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अगेन आपने इस जहन से नहीं समझना, या मैं दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ये आपके क्विक गेन्स या जल्दी गेट रिच वाली स्ट्रैटेजी है कि 20 दिन के अंदर पैसा डबल है। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता मेरे भाई। हो भी जाए तो वो फ्लूक होता है, या अगर फ्लूक नहीं भी है तो आप वो वापस पैसा जो आपने बनाया होता है प्रॉफिट का, वो वापस आप मार्केट में दे के उल्टा और पैसा अपनी जेब से दे के चले जाते हैं। तो और जो हमारी मार्केट है वो इतनी बड़ी क्यों नहीं हो पाई, उसकी रीज़न ही यही है कि यहाँ पे आपके किसी मामू को लॉस होगा तो वो पूरे ख़ानदान के 500 बंदों को बोल देगा मुझे ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। उसको लॉस 1000 रुपए का हुआ, वो आके बताएगा कि मुझे 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो था और 6 लाख पे रह गया। तो ये भी एक वजह है। फिर दूसरी वजह ये है कि ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट, मैंने बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो एमबीए में जब ये इन्वेस्टमेंट्स के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उनके टीचर कहते हैं मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट नहीं करना। जब आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो आपके माइंड में यही आता है कि नहीं करनी इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट की तरफ जाना नहीं है।
तो इसलिए मार्केट पाकिस्तान में इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाई कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है और कोई इसको प्रॉपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अमान ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि यार मैं अपने पहले फिजिकल बिजनेस किया जहां से मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो मैंने तो इतना बिल्कुल ग्रास रूट से अगेन लॉस वाली कंपनी को उठा के मैं प्रॉफिट में ले गया, तो स्टॉक मार्केट में चलती हुई प्रॉफिटेबल कंपनी से मैं क्यों ना उनका हिस्सेदार बन जाऊं। आप उसकी अप्रोच देखें ना आज, इसलिए वो यहाँ पर है। अब ये अप्रोच कौन सिखाएगा आपको जब तक आप खुद नहीं करेंगे। आ, हम लोग किसी के हाथ में पैसा देना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि तुम पैसे बना दो, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं खुद कैसे बनाना सीखूंगा, इस आर्ट को, इस स्किल्स को नहीं मेहनत करना पसंद करते। अभी भी मैं यहाँ पे ये कहूँ ना कि मैं आ जाए 20 दिन में आपको पैसा डबल कर दूंगा, यकीन करें आप सब लोग तैयार हो जाएंगे, मैं किसी तरह कन्विंस कर दूंगा, आप लोग पैसे दे देंगे और मैं लेके भाग जाऊंगा। यहाँ पे ये होता रहा है। अगर आपको ये कहना है कि आप 20 दिन में एक स्ट्रैटेजी सीख लें जो आपके और आपके बच्चों के अगले 20 साल तक के लिए काम आएगी, तो आप नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोच है इस तरह की, इसीलिए लोग यहाँ पे एक तो कामयाब नहीं हुए PS6 में, सेकेंडली PS6 मार्केट इस तरीके से छोटी भी रह गई कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर। इसको लोग इनकरेज नहीं करते कि आप जाएं इन्वेस्टमेंट पॉइंट पे। आपको MBA तो पढ़ा रहे होते हैं, क्यों पढ़ा रहे होते हैं कि आप मैनेजर्स बने, आप बिजनेस को ना समझें। मेरी तो समझ से बाहर है एक ऐसा कोर्स होता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, सब जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जितने मैंने लोगों से सुना है या देखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं वो तो यही बताते हुए नजर आते हैं मुझे। जी थैंक यू फराज भाई। फराज भाई एक और चीज जो मैं क्यों करता हूँ, दो साइडों में होल्डिंग रखता हूँ, क्योंकि होल्डिंग वाले स्टॉक्स में मैं फंडामेंटल्स को एनालाइज करके एंड मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म, लिटिल लॉन्ग टर्म है। आई एम कॉन्फिडेंट, ये वर्ड यूज करूंगा कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दो स्टॉक्स कि ये ग्रो करेंगे, ग्रोथ स्टॉक्स हैं या आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सिस्टम है या इस तरह है, मुझे पता है कि अभी ये परफॉर्म करेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं उनसे वरी नहीं करता। आई डोंट नीड टू लुक एट दो स्टॉक्स ऑल द टाइम। बट कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें मैं ट्रेड का कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज हैं, मुझे इनमें कोई ट्रस्ट नहीं है, बट वो परफॉर्म कर जाती हैं, न्यूज़ बेस और पॉलिसी आनी है ये वो। तो इसलिए जिन चीज़ों पे मुझे ट्रस्ट है उनको मैं होल्ड रखता हूँ, और जिन चीज़ों पे मुझे लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट नहीं है, अगले दिन क्या हो जाए, मे बी पंप एंड डंप है या जो भी है, उनको मैं टेक्निकल के बेसिस पे उनमें ट्रेड कर लेता हूँ। बट एक और चीज़ कि जिस तरह की अभी मार्केट है ना, उसमें ट्रेडिंग में तो मेरा एक्सपीरियंस है कोई इतना फायदा नहीं हुआ। होल्डिंग वालों में हो जाता है, बट ट्रेडिंग में जो पैसे एक हफ्ते अच्छे बन जाते हैं, अगले हफ्ते वो कुछ ना कुछ आ जाता है रेंज बाउंड की वजह से, और वो चले भी जाते हैं। जी अम्माज। तो भाई मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूंगा। देखें यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि टेक्निकल्स क्विक गेन्स के लिए होता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भी टेक्निकल्स की प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म होल्डर्स इन्वेस्टर्स जो है वो टेक्निकल्स, आप सिंपल टाइम फ्रेम चेंज करें, आप वीकली पे चले जाएं। आप सिस्टम्स को हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 2020 में सिस्टम्स ने अपना कंसोलिडेशन बॉक्स जो मैं बात कर रहा था 71-75 रुपीज का ब्रेक किया। अभी तक वो सिंपल डाउ थ्योरी के ऊपर वीकली चार्ट्स पे हायर हाइज हाई लोज लगा रहा है, नॉन स्टॉप है। मतलब 2 साल में उसने आपको 7 टाइम्स गेन्स भी दे दिए और स्टिल वो ट्रेंडिंग में। और उसके अलावा इसने जो आपको डिविडेंड्स दिए हैं, बोनस दिए हैं, वो अलहदा है इनमें, उनमें मैं नहीं ये काउंट कर रहा 440 को। तो टेक्निकल्स ये नहीं है कि आपने 1 घंटे की ट्रेड कर लिया, सुबह लिया शाम को भेज दिया। टेक्निकल्स के ऊपर आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं, इवन 3 इयर्स के लिए भी जा सकते हैं, 4 इयर्स के भी जा सकते हैं। तो दोनों आपके लिए हैंडफुल होती हैं अगर आप हैंडी होती हैं अगर आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं कि जैसे अमान ने कहा कि यार एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, साथ में आपने टेक्निकल्स के ऊपर देखा कि यार ये ट्रेंडिंग मूव में है और स्टिल इसने ट्रेंड ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉम्बो जो है ना वो डेडली बन सकते हैं और आप अच्छे गेन्स ले सकते हैं। जी खिजर भाई। जी जी थैंक यू फराज भाई। खिजर भाई एक सिंपल क्वेश्चन है सर, एक सिंपल क्वेश्चन ये देखें, अगर सिर्फ डाउ थ्योरी है और सिर्फ हायर हाइज हायर लोज को देखना है, तो फिर ट्रेड क्यों करें? बस फिर तो सिंपल इसको मतलब अप्लाई करें और हम गेट्स बनाते जाएं। फिर क्या जरूरत है हम इतने स्ट्रेटेजीज, दूसरी स्ट्रेटेजीज को भी देखें, हम फंडामेंटल्स पे भी जाएं? इसको सिंपल क्यों ना रखें जी हम? आप करें, बिल्कुल करें, इसको सिंपल कर सकते हैं। देखिए हायर हाई बनता है, लेट्स से हायर हाई बना इसका
सिस्टम्स का 200 पे वो नीचे करेक्ट भी तो होगा ना, लोग तो अब रोजाना तो नहीं बढ़ेगा, वो नीचे आ सकता है 160 पे। सो हायर हाई से आपने हायर हाई पे बेचा 200 पे, नीचे आके दोबारा बाय बैक कर लिया 180 पे 170 पे, फिर ऊपर गया 240 पे, आपने दोबारा आए नीचे 210 के ऊपर बाय कर लिया। मतलब ये कि उस 100 लेट से अगर वो 200 से 300 हो रहा है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 200 से 300 पे, तो 100 रुपए की गेन हो रही है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप उसमें से उस 100 रुपए में से 150 रुपए निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात? लोग इसलिए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो उनसे होती नहीं है, वो गलत हो जाती है, वो एक अलग बात है। थैंक अच्छा, यू। इसमें ये भी साथ होता है ना कि आप फंडामेंटल्स और ये टेक्निकल्स को साथ मिला लेना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब जैसे सिस्टम्स बिल्कुल आईटी कंपनी परफॉर्म सारी कर रही हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आईटी कंपनी में सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है। उसके साथ अगर आप टेक्निकल्स भी मिला लें तो वो फिर आपको फिर बहुत जबरदस्त रिटर्न्स होंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली अच्छा, हमने 7-8 मिनट में क्लोज भी करना है, क्योंकि फराज भाई का सेशन है, अमार भाई का भी इधर सेशन भाई है। मेरा एक तो सवाल है, मैं पूछ लूं? एक मैं आप पे ही आ रहा हूँ मैं। ऐसे जी के जी प्लीज गो हेड, बट लेट्स कीप इट क्विक एंड शॉर्ट। ठीक है। सर मेरा एक सवाल ये है कि एक तो फराज भाई आपने एक्यूमुलेशन, ट्रेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस का बताया। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा फेज है। जैसे सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो कभी जैसे पता नहीं चलता कि ऊपर प्राइस आ गई है, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या वो अगला एक्यूमुलेशन फेज है कि अब वो और ऊपर जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप बता सकें। और दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग वाला है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप्स का आप क्या, स्टॉप लॉस का आप क्या कहते हैं? क्योंकि कभी तो फिर मार्केट नीचे आएगी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चलते रहना चाहिए कि कभी अब वो लो करे आपका, जैसे 2 दिन पहले की प्राइस ब्रेक हो जाए या कुछ हफ्ते की पहले प्राइस ब्रेक हो जाए तो फिर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए कि अब मार्केट नीचे जाएगी। तो ये 2 चीजें बता दें सर। जी, जो आपके कंसोलिडेशन बॉक्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उन दोनों में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हाइस के ऊपर बन रही होती है, अगेन अगर वो ऊपर को ब्रेक होता है तो आप उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, और ये ऊपर भी जा सकता है। अब वो जो रेंज या बॉक्स बन रहा है आपका सिस्टम्स के केस में 300 या 275 80 के करीब कहीं ये जोन बन रहा था। अगर तो वो 275 280 को ब्रेक कर जाता है, ये मैं बात कर रहा हूँ शायद इस साल मई में इतने ही इसकी प्राइस आई थी, जहां तक मुझे याद है उसका चार्ट। अगर तो वो ब्रेक करता है और वो नीचे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और ये नीचे आएगा। लेकिन उस केस में क्या हुआ था, उसने ऊपर किया और जो उसकी ब्रेक लगी हुई थी 425 की एक रेजिस्टेंस थी, जो कंसोलिडेशन बॉक्स का एक अपर लेवल था, वो ब्रेक हुआ और उसके बाद उसने ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। सो इन पैटर्न्स को कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे टेक्निकल्स को तो समझ आएगी। तो दोनों फेजेस में आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन से आपकी एक्यूमुलेशन फेज बनती है, कौन सी कंटिन्यूएशन, और फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगी उस पे। दूसरा सवाल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हवाले से था। उसको बहुत सिंपल हमने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा हुआ था कि जैसे ही आपका फर्स्ट हाई लो ब्रेक हो जाए, अगेन अब ये टर्म्स अब मुझे नहीं पता आपको इस चीज का आइडिया ये नहीं है, जब फर्स्ट हाई लो ब्रेक हो जाए और उसके बाद वो बाउंस करे, लोअर हाई बनाए एंड देन लोअर लो बनाए, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया टॉप से। तो वहां पे आप या तो एग्जिट कर जाएं या ट्रेल करते हुए हर हाई लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाएं। फॉर एग्जांपल नया हाई लगा है तो, जो पिछला हाई लो था, आप अपना स्टॉप लॉस उधर मूव कर जाएं अगर आप उसको राइड कर रहे हैं ट्रेंड को। सो ये एक प्रैक्टिस है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रखी जाती है। जी फराज भाई, ये परफेक्ट एग्जांपल है। सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स को अगर मिक्स कर लें, तो सिस्टम जो है वहां पे 280 का, जब उसने मेरे ख्याल 75 का लो लगाया, उस टाइम आपको पता ही है हमारे जहांगीर भाई ने मतलब डराया हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और मैं बिल्कुल उसको बाइंग वहां कमोलेट कर रहा था। लेकिन टेक्निकली हम कह सकते थे कि अभी कोई पता नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। बट जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं, जो अमार भाई ने पढ़ाया था अपने कोर्स में, उसको म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देख रहे हैं, इधर उधर से दूसरी चीजें देख रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, देन आई वाज क्वाइट श्योर कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, वो बढ़ेगा। तो अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल को मिक्स कर ले तो मेरे ख्याल है थोड़ी सी और फिर वहां पे हेल्प मिल जाती है, क्लैरिटी भी आ जाती है। अच्छा, सो आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने एक सवाल पूछना था हमारे भाई आपसे, बिकॉज मैं अगर आप जाएं ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप लिखें PKM2, सो दे एडेड जो मॉनेटरी फिगर्स हैं हमारे स्टेट बैंक के, उन्होंने ऐड कर लिया काफ़ी। तो अगर आप PKM2 लिखें तो यू सी कि वीव एडेड अराउंड 9 ट्रिलियन रुपीज़
since January 2020. तो अगर आप यूएस की देखें, they've added like a significant amount, around 40% of their total monetary supply as well at the same time. तो उनकी अगर आप charts देखें तो you see a proportional rise in their stocks at the same time. Whereas हमारी अगर आप stock market देखें, we don't see the same proportional rise. Is it the case कि हमारी stock market में इतनी liquidity घुस नहीं रही? Yeah, is it the case कि like why is it the case कि we are not seeing as much like monetary inflation based asset price raising on the stock market at least? मतलब चॉकलेट्स महंगी हो रही हैं लेकिन स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, इन शॉर्ट। अमार भाई। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही मेंशन कर दिया, खुद ही आपने सवाल किया, जवाब भी आपने सही दे दिया। सो बेसिकली लिक्विडिटी की ये शॉर्टेज है हमारी मार्केट के अंदर, तो इसी वजह से नहीं करता। दूसरा जो है अमेरिका की मार्केट्स जो हैं दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में अभी हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे ही चल रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट को ऊपर करके या इंटरेस्ट रेट को नीचे करके जो है हम मार्केट्स को भी चला दें, इकोनॉमी को चला देते हैं। तो इकोनॉमी अभी हमारी वो ट्रेडिशनल फेज पे ही चल रही है। इन इंटरनेशनल मार्केट्स वो अब क्वांटिटेटिव ईजिंग पे चले गए हैं, तो वो सेकंड स्टेप है। अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज में यही वाला मेथड चल रहा है इंटरेस्ट रेट। जब हमारी इंटरेस्ट रेट्स का जो असर है हमारी मार्केट्स पे आना खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू क्वांटिटेटिव ईजिंग। हो सकता है वो अगले 10 साल ना आए, हो सकता है अगले 20 साल ना आए, तो दैट डिपेंड्स। तो इकोनॉमी टू इकोनॉमी थोड़ा सा ये डिफरेंस है। थैंक यू जी जी, थैंक यू। हमीदुल्लाह भाई आपने ट्वीट किया लेकिन यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा आपका। अच्छा आदिल साहब प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट नोयत का, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और वो अपनी वेल्थ को फॉरेन करेंसी में काउंट करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल खिदर साहब भी हैं। अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हम लाइक 15, 18, 20% रिटर्न भी ले लेते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म हम देखते हैं कि 10% तो करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, कोई 3, 4, 5% इन्फ्लेशन खा जाती है, तो एट द एंड वो 20% रुपी टर्म में रिटर्न लेने के बावजूद फॉरेन करेंसी टर्म में प्रॉबेबली वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो फॉरेनर्स को और ओवरसीज रहने वाले लोगों को आपकी क्या एडवाइस है, किस तरीके से जो है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए? बिकॉज दिस इज वन चैलेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा अमार भाई के पास जाने से पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि निरा लॉस है, टोटली लॉस। बिकॉज जो मैंने पैसे भेजने शुरू किए 25-30% मुझे डेप्रिसिएशन पे लॉस हुआ है, और फिर ट्रेडिंग में सीखते सिखाते 10-15% कह लें लॉस कर लिया है। तो ये अपने मुल्क की मोहब्बत है जो जिसने मजबूर किया कि अपने कंट्री में ही इन्वेस्ट करें। और आई डोंट थिंक मच अबाउट द लॉसेस, बिकॉज जब बाहर होते हैं तो आप डॉलर्स में या दिरहम में कमा रहे होते हैं, तो समहाउ यू इग्नोर। और उसमें यह है कि जो पैसे आप भेज रहे हैं आपका माइंडसेट भी यही होता है कि यार मैंने कौन सा वापस लेके आने, रुपीज़ में है तो रुपीज़ में ही रहेंगे। मे बी समडे जब 2-3 साल के बाद प्रॉपर्टी या मैं एग्जिट करूंगा तो उस टाइम कुछ घर ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो ये मेरा व्यू है। अमार भाई अगर आप क्विकली कोई एडवाइस दे दें, फ्यू क्वेश्चन स्टिल हैं और जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें जो बात आती है ना दैट इज पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से। तो जहां पे भी आपको वैल्यू नजर आ रही होती है ना, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे शिफ्ट करना पड़ जाता है। अब जहां तक आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है पिछले 20 ईयर्स का, वो दैट इज अराउंड 18%, ठीक है, 18% पर एनम के हिसाब से। और अगर आप S&P 500 का पिछले 20 ईयर्स का देखेंगे तो दैट इज 8%। तो 8% रिटर्न आपको वहां पे मिल रहा है, 18% जो है आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिलता है। और अगर आप सिर्फ US डॉलर को पिछले 20 साल के पर पोर्ट्रे करेंगे ना, देखेंगे, तो दैट इज अराउंड 6 to 7%, ठीक है, इंक्रीज। तो अगर आप 18% को 6 to 7% माइनस कर दें तो दिस इज अराउंड कह लें 11% या 10%।
स्टिल इट इज बेटर देन 8% ऑफ S&P 500। ठीक है, अभी इसमें डिविडेंड यील्ड्स का भी थोड़ा सा आप ऐड इन और कर सकते हो। तो ये मैटर, ये अब आपको नजर आ रहा है कि 10% 11% इज मच बेटर देन 8%। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपने किस टाइम पे कौन से सेक्टर्स में जाना है। ठीक है, अभी आप पिछले 3 सालों को देख लेंगे, अगर आप IT में होते तो आप डॉलर वाइज भी उसको बीट कर पाते बड़े आराम से। तो ये चीजें जो है ना, ये मैटर करती हैं कि आपको किस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमीदुल्लाह भाई, सॉरी आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन हमारी यासीन सर से है कि अगर हम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को ढूंढें, वो अगर मार्केट कैप में बहुत छोटी हो, तो ये मैटर करता है कि नहीं? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लोगों का काफी कंसर्न भी होता है। इसका एक बेहतरीन हल ये होता है कि आप KSE 100 के अंदर जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने तो वो ज्यादा फेवरेबल रह जाता है आपके हक में, क्योंकि जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो कम से कम आप शेयर्स बेच पाते हो। उससे छोटी कंपनीज में जाओगे तो वो KSE 100 से नीचे आ जाएंगी, और उसमें ट्रेडिंग भी अक्सर मुश्किल हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट्स में बेचना या खरीदना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया यू कैन यूज। थैंक यू सर। हसन इलाही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं, और वो होल्ड कर आपने तो इसलिए होल्ड किया कि लेट्स से 1-2-3 साल में अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन काफ़ी अर्सा गुजरता है वो रिटर्न नहीं देती, तो उसका फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई डिमांड ही है बेसिकली। तो ये भी हो सकता है कि चूंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन ज़्यादा लोग इस कंपनी में नहीं जा रहे। मैं एग्जांपल दूंगा, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं DCR, तो वो बज़ाहिर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ये सही नहीं है, या कैश फ्लोज भी हैं, रेंटल भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, उनके जो डॉलमन मॉल लाहौर के अंदर भी बन रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उनकी एप्रिसिएशन देखेंगे तो वो बहुत कम है। हालांकि डिविडेंड वो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन उनकी बहुत कम है। तो ये मेरा कोई भी इसका आंसर दे दे। थैंक यू हसन भाई। अमार भाई। जी जी, अच्छा देखें, इसमें बड़ा आसान तरीका है। जो रियल ये रीट्स है पाकिस्तान के अंदर, डॉलमेंट अभी तो खैर एक ही आया हुआ रीट, तो इसमें आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जब इकोनॉमी आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट फ्रेंडली नहीं है, जो कि पिछले 1 साल में थी, और आप यू स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो आप रीट्स को चेक कर सकते हो। अगर आपने रीट में या इसी में डॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट की होती पिछले 1 साल में, तो आपका रिटर्न KSE 100 से ज्यादा बेहतर होता। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि 10% इसका डिविडेंड यील्ड है ना, तो 10% इज मच बेटर देन -5% या -6% जो KSE 100 ने रिटर्न दिया। तो ये कभी कभार स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी आपको कंसिडर करनी चाहिए, और उस बिहाफ पे यू कैन एक्चुअली डू गुड एनालिसिस। और आपका ये जो गोल होता है ना, वो ये होना चाहिए कि किसी तरीके से स्टॉक मार्केट के रिटर्न से थोड़ा सा बेहतर मेरा रिजल्ट आना चाहिए। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी खजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैं एक नया सीखने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज को, और मैं अमार भाई के ग्रुप में फंडामेंटल का कोर्स कर रहा हूँ अभी। तो अभी खिजर भाई ने बात की थी कि जो ट्रेडिंग है, ये मौलवी लोग जो है ना वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैं चूँकि अभी सीख रहा हूँ और मैं शरिया कंप्लाइंट मॉडल के ऊपर जो है वो काम करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया है जो ट्रेडिंग है। देखिए इसमें जो मसला है ना वो ट्रेडिंग का नहीं है, इसमें मसला है सेटलमेंट का। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो सेटलमेंट होती है वो T+2 है। तो अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट सेटलमेंट हो जाए, तो उस वक्त डे ट्रेडिंग भी शरिया कंप्लाइंट है। लेकिन अभी इस वक्त यानी ऐसा है कि अगर आप शेयर ले लेते हैं और T+2 में आप पोजीशन लेते हैं, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब आपकी कस्टडी में आ जाता है, उस वक्त आप सेल करते हैं, तो ट्रेडिंग इज ऑल राइट, कोई जी इसमें इशू नहीं है। जी एजाज भाई, आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है फेसबुक कम्युनिटी पे, मैं आपको फॉलो करता हूँ वहाँ पे। नहीं, मैंने वो शरिया वगैरह की बात नहीं की थी, नाम मौलाना की बात की थी। मैंने वो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को का कहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं ये बाबों
वाले स्टॉक्स हैं, तो वो बात कर रहा था मैं। तो नहीं जो नहीं, खिजर इस्लामिक भाई जी, जी खिजर भाई कह रहे थे जब वो ट्रेडिंग की बात हो रही थी ना, तो वो कह रहे थे कि ट्रेडिंग जो है ना वो यानी कि वो जो स्कॉलर उलमा है वो इसको हम नहीं करते ट्रेडिंग को। अच्छा, वो तो मैं किसी स्पीकर किसी ने कहा होगा, मैंने नहीं कहा नहीं, था। खिजर भाई कह रहे थे। तो मैं ये यानी कि चूंकि एक फोरम है, सब लोग से ज़ाहिर है कि दिलचस्पी है जी उनको, जी तो जी। मैं ये पॉइंट देखूं कि अच्छा, देखो इसमें जो स्टडी की है मैंने वो ये है कि जी जी, ट्रेडिंग ममनू नहीं है, सिर्फ मसला बिल्कुल उसमें बिल्कुल। एक्चुअल T+2 सेटलमेंट का है। जी अगर जी, कभी वो देखो अभी जैसे इवॉल्व हो रहा है हमारा सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम अगर आ जाता है कि स्पॉट जी सेटलमेंट हो जाती है, तो उस वक्त ट्रेडिंग आप सेम डे जो है वो परचेज करें और सेल करें, कोई उसमें इशू नहीं है। जी जी, सिर्फ यहाँ हमारी पे चूंकि सेटलमेंट है T+2, इस वजह से जो है ना वो, क्योंकि उसमें कस्टडी का मसला है कि जब जो चीज आपकी जी, कस्टडी में नहीं है आप उसको सेल नहीं कर सकते, इतना इशू है सही उसमें। बाकी सही कह रहे सेलिंग हैं बाइंग एजाज में वो भाई। नहीं है जी। एजाज भाई, वहाँ पे यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है कि इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, बहुत सारे लोग जैसे बैंक्स में ट्रेड वगैरह या इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप सरमाया के पोर्टल पे अगर देखेंगे ना, तो जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है उनके आगे एक मास्क का आइकन बना हुआ होता है। तो एक बात ये है। दूसरा, अगर आपका मिजान बैंक के साथ अकाउंट है तो वो इसी तरह आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर आपने आज बाय किया है तो यू कैन नॉट सेल द सेम डे। वो T+ वाला वहां पे वो करते हैं। मेरा तो अकाउंट नहीं है, बट वो जी डू दोज थिंग्स। जी अच्छा, जी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बस 5 मिनट है। और बिलाल साहब, प्लीज गो अहेड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। सर मेरे को एक सैलरीड पर्सन है, वो चाह रहा है कि मैं अपनी जो है मंथली जो है ना वो इतने परसेंट फिक्स जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, या उसको कौन से सेक्टर बताना चाहेंगे कि ये उसमें वो देखे। और सेकेंडली सर ये है कि सभी कहते हैं कि न्यूबीज हैं या जो भी हैं, तो आप लर्निंग करें या कोई चीज़ सीखें। तो सर इसमें एक्चुअली में सीखना क्या चाहिए, कोई टर्मिनोलॉजी सीखनी चाहिए या रेशियो सीखने चाहिए, या तो इसके हवाले से सर बता। हमार भाई। यार देखें, न्यूबीज जो भी आते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो उसके पीछे रीजन क्या है। वो गाड़ी आप चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाने का मकसद क्या है कि आपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना। कहाँ पे पहुंचना है, आप लाहौर से कहाँ जा रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हो, इस्लामाबाद जाना है, किस साइड पे जाना है। तो डायरेक्शन आपको जब तक पता नहीं होगी तो तब तक इन्वेस्टमेंट तो किसी मकसद की नहीं है ना। आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कल को वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी तो फिर क्या फायदा। तो सीखने की यही चीजें होती हैं कि फंडामेंटली कंपनी, किधर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और कौन सी कंपनी बुरी है, कौन सी कंपनी अच्छी है। और टेक्निकली ये देखना होता है कि आपने एंट्रीज कब लेनी है, एग्जिट्स कब लेनी है। बस यही दोनों चीजें होती हैं और ये सीखना होता है। सीखने के बाद यू कैन एक्चुअली मेक लॉट ऑफ मनी। सो ये ठीक, चीज करनी का। मोंटी भाई। मोंटी भाई। सलमान, प्लीज गो अहेड। सलमान ख्वाजा। सलमान, मोंटी। नेक्स्ट ले रहे जी, मैंने ऐड किया। हैं। फैसल। जी फराज साहब सर, बस आखिरी सवाल। श्यान, श्यान भाई, आप सर लास्ट एक एक क्वेश्चन सर, ये काफी टाइम बाद जो है ना ऐसे मौके मिलते हैं सर। हाँ तो ये आखिरी सवाल है सर, बस ले लें गो सर। अहेड, गो अहेड। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा फराज भाई ये बताइएगा कि अगर हम टेक्निकल्स पे देखें और उस पे हमें कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम फ्रेम्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं, और हायर ये वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाइज और हायर लोज, उस केस में हम क्या देखें, किसको फॉलो करें। अच्छा उसके बाद जो आपने रिट्रेसमेंट की बात की फिबोनाची, तो उसमें हम कौन सी लेग को देख के उसकी रिट्रेसमेंट को फॉलो करें, मतलब जो प्रीवियस डाउन लेग है उसको देख के रिट्रेसमेंट के चार्ट बनाएं, या जो फ्रंट फॉर एग्जांपल लेग है हायर हाइज की उसको देख के फिर हम उसकी रिट्रेसमेंट बनाएंगे। सर ये थोड़े दो चीजें क्लियर कर लीजिएगा जो ट्रेडिंग में हम फेस करते हैं। फराज भाई। पहला सवाल क्या है आपका? कॉन्फ्लिक्टिंग अच्छा, टाइम। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। जी देखें, हमेशा ये जब आप टेक्निकल्स पे काम कर रहे होते हैं ना, क्यों कर रहे होते हैं? आप अच्छी एंट्री के लिए कर रहे होते हैं। अगर आप और डिसीजन मेकिंग, सिंपल डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे होते हैं कि ये मेरा एंट्री लेवल है, ये मेरा एग्जिट लेवल है।
जिस टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस पे हायर हाइज एंड हायर लोज बने हुए हैं, और आप बुलिश जाना चाहते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, हायर लो के ऊपर आप जाएं, एंट्री ले लें। अगर आप सारे टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट्स पे बुलिश है, 15 पे बुलिश है, 30 पे बुलिश है और डेली पे भी बुलिश हो। बहुत रेयर होता है। जब ऐसा हो, सारे टाइम फ्रेम्स बुलिश हो, समझ जाएंगे टॉप लगाने वाले और यहाँ से ये बेरिश आ जाएगा। सो कॉन्फ्लिक्टिंग पे जाने ही नहीं है। आप जिस टाइम फ्रेम पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी की कहानी पढ़े, सही है, बाकियों पे ना जाए। अच्छा, जो दूसरी चीज है आपकी, टॉप टू बॉटम, नीचे जो आपका जहां से रैली शुरू हुई है बुल रन की, वहां से आप इसको लगाएं ऊपर तक। वहां पे जो 38% की रिट्रेसमेंट आती है, वो सबसे बेहतरीन आइडियल पॉइंट होता है एंट्री का। उसको प्रॉपर आप रिट्रेसमेंट कहते हैं, 38, 50 या इवन 61.8। तो नीचे से टॉप तक आप जो है ये 3 पॉइंट्स, ये लेवल्स को देख लिया करें, जहां पे ये आके नया हाई लो डिफाइन कर रहा हो, वहां से एंट्री इसके रिट्रेसमेंट्स के ऊपर ली जा सकती है जी। ठीक है सर। और टाइम फ्रेम्स अगर 15 मिनट चार्ट है तो उसके भी चार्ट की इम्पोर्टेंस होती है, और इसी तरह जिस तरह डेली चार्ट की इम्पोर्टेंस होती है सबकी तो होती है। चार्ट। हाँ, बिल्कुल। जितने बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे उतने आपके रेयर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, कम होते हैं। जितने आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। 5 मिनट पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, 15 पे उससे कम होंगे, 30 पे उससे कम होंगे, 1 आवर पे उससे कम होंगे। सो जो डेली का टाइम फ्रेम होता है ना, ये सिग्निफिकेंट होता है। इसमें जितने आपके मार्केट मेकर्स, मैनिपुलेटर्स, बड़ी बड़ी आपकी हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, वो सब डेली के चार्ट्स को देखते हुए काम कर रहे होते हैं। तो 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये वही लोग हैं जो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पैसा डुबो देते हैं। सो बेहतर यही होता है डेली टाइम फ्रेम पे देखें जी। चले ADXL ADXL। जी सर, थैंक यू वेरी मच मुझे बात करने का मौका देने के लिए। सर मैंने पूछना, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो करंट सिचुएशन है इसको सामने रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान किया जा सकता है, 1 साल, 2 साल या 5 साल? थैंक यू। अमार भाई। पहले तो ये देखें ना कि आजकल अगर बुरे हालात हो रहे हैं तो स्मार्ट मनी इस टाइम कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पैसा वो डाल रहा है ना। तो ये नहीं होता कि किसी भी इकोनॉमी में सारी चीजें नीचे जा रही हो। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करें रिस्क ऑन एलिमेंट्स चल रहे हैं कि रिस्क ऑफ चल रहे हैं। अगर लेट्स सपोज टी बिल्स में आपको रिटर्न बेहतरीन मिल रहा है, डबल फिगर्स में मिल रहा है, 15-16% मिल रहा है, तो फिर स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट में क्या करने आएगा। तो ये भी देखें ना। तो ये चीज रियलाइज करनी होती है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा होता है ना, स्मार्ट मनी भी वहीं पे मूव करता है और आपकी मार्केट्स परफॉर्म नहीं करती। जब वहां से रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आपकी स्टॉक मार्केट्स भी चलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। अच्छा, बंद करते हैं। मुझे पता है आप अमार भाई ने और फराज भाई ने अभी क्लास है, इनकी सेशन है, तो 15 मिनट देना बनता है इनको ताकि बायो ब्रेक ले लें। और मेरे ख्याल है मोंटी है, ADXL हैं और सलमान है। मैंने ट्राई की थी बट आई थिंक मे बी कोई प्रॉब्लम होगा, दे कुड नॉट टेक द फ्लोर। चले, थैंक यू वेरी मच। फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब आते हैं तो क्वेश्चंस की तो लाइन लग जाती है, बट आई एम सॉरी टाइम कम था आपके पास भी। जी थैंक यू खिजर भाई। और सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि जब मैं आपको देखता हूँ कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके एनालिसिस जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं कोई नेकी वाला ही काम कर रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ या ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और मुझे पता है अमार भी आपको यही कहेगा। आप हमारे बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे और आप नाम रोशन कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की। थैंक यू बिल्कुल फराज बिल्कुल, भाई। मैं भी अमार यही भाई। ऐड करूंगा, जो आप हमारे पायनियर स्टूडेंट्स में से एक हैं। सो आपने भी उसको और गेम उठा दी है और ट्विटर स्पेस के लाके ना, तो ये पूरी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह चेंज कर दिया है। तो जो मैं भी ये बात करता हूँ ना कि पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना, इसमें आप बहुत बड़ा एक किरदार इंशाल्लाह अदा करेंगे। तो जी। बेहतरीन है, जबरदस्त है। और थैंक यू इनको सो मच। खिजर भाई को हम आर्मी चीफ बना देंगे और सही है। अच्छा, मेरी ये बेगम भी सुन रही है यहाँ पे। मेरी एक हैबिट है कि वो एक है, इस्लाम में भी है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करो। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ, जिस तरह मैं काम करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी कोशिश होती है कि सबको वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सबकी मदद करनी चाहिए। तो एक और भी चीज़ है कि जिस तरह ये पीने-पिलाने वाले इकट्ठे बैठ के एन्जॉय करते हैं ना, तो ट्रेडर भी जो है ना, वो उनको भी एक फ्लोर चाहिए ताकि दे कैन
cherish the success stories and they work together. Thank you very much फराज भाई, thank you very much अमार भाई, सबका बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया Allah जिन्होंने Hafiz. ज्वाइन किया. Thank See you you जी, next अल्लाह हाफ़िज़। week on Saturday. Thank you. Enjoy your weekend.